शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। 6. डिंग। सभी मूल नागरिकों को उचित रूप से आवास प्रदान करने के लिए मेजबान को बधाई। क्या मेजबान अब सभी पुरस्कार प्राप्त करना चाहेगा? जब लैंडन ने सिस्टम की अधिसूचना सुनी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आखिरकार अपनी बात पर पहुंचने के लिए यह एक कठिन और थकाऊ यात्रा थी। उसे अभी माइकल जैक्सन की मूनवॉक करने का मन कर रहा था। हम पहले मुझे मेरे आंकड़े दिखाओ, इससे पहले कि मैं अपने पुरस्कार प्राप्त करूं। जैसा आप चाहें मेजबान। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ग्रेटर दैन होस्ट का नाम लैंडन बान। ग्रेटर दैन उम्र 15। ग्रेटर दैन स्थिति बेमार का राजा। ग्रेटर दैन स्तर शुरुआती अभी भी स्तर 1। ग्रेटर दैन वर्तमान स्थिति स्वस्थ। लेस देन मुख्य मिशन सीमेंट का उपयोग करके बेमार के नागरिकों को आवास प्रदान करना। होस्ट को ध्यान देना चाहिए कि मिशन को सफल बनाने के लिए सिस्टम ने केवल मूल नागरिकों पर विचार किया। मिशन की स्थिति पूरा हुआ। ग्रेटर देन उप मिशन 20 ईश्वरीय खाद्य व्यंजन और 5 मसाला व्यंजन बनाएं। मिशन की स्थिति पूरा हुआ। लेस देन पुरस्कार मानव शरीर रचना विज्ञान पर पूर्ण ज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र में शुरुआती से मध्यवर्ती ज्ञान। रोगियों के उपचार के लिए 5 रैंडम चिकित्सा तकनीकें। अंत में 350 विकास अंक डीपी और 2000 प्रौद्योगिकी अंक टीपी। ग्रेटर दैन तेल प्लास्टिक स्याही बनाने के लिए। वास्तव में सिस्टम ने वह सब कुछ सूचीबद्ध किया जो लैंडन ने बनाया था। होस्ट को 920 डीपी, 13000 टीपी और 5200 बीपी भी मिले। ग्रेटर दैन होस्ट सिस्टम को लेवल 2 में अपग्रेड करने का विकल्प चुन सकता है। ऐसा करने के लिए 10,000 टीपी और 2000 डीपी का उपयोग कर सकता है। ग्रेटर दैन होस्ट का वर्तमान बैलेंस 1 डीपी, 5 टीपी और 0 बीपी है। ग्रेटर दैन होस्ट का वर्तमान बैलेंस दुश्मनों पर दिमाग बदलने वाले मंत्रों का उपयोग करने, भारी मशीनों, कागज बनाने, साबुन, प्रिंटर, कपड़ा भाप मशीनों पर ज्ञान खरीदने और नीलामी में भाग लेने के परिणामस्वरूप है। क्या वह अपग्रेड कर सकता है? लैंडन ने अपने आंकड़े पढ़ते हुए सोचा। सिस्टम, मुझे फिर से याद दिलाओ, जब मैं अपग्रेड करूंगा तो मुझे किस तरह के लाभ होंगे? और क्या मैं आखिरकार आपके अस्तित्व के बारे में और जान पाऊंगा? होस्ट को उत्तर देते हुए, जैसे जैसे स्तर बढ़ते हैं, होस्ट को हर ग्रह और आकाशगंगा से अधिक तकनीकी प्रगति तक पहुंच की अनुमति दी जाएगी। होस्ट को ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि पृथ्वी अब तक का सबसे उन्नत ग्रह है। वास्तव में होस्ट का ग्रह, जिसे पृथ्वी कहा जाता है, एक निम्न मध्यम श्रेणी का ग्रह है। अभी के लिए सिस्टम के निचले स्तर केवल वही तकनीक प्रदान कर सकते हैं जो होस्ट के ग्रह पर मौजूद थी। लेकिन उच्च स्तरों पर होस्ट को 312 से अधिक विभिन्न आकाशगंगाओं से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें बदले में लाखों ग्रह भी हैं। होस्ट को पता होना चाहिए कि ऐसे ग्रह हैं जो आनुवंशिक उत्परिवर्तन के साथ उन्नत हैं, ऐसे ग्रह जो आपकी पिछली पृथ्वी पर जैक्सन कार्टून शो के समान थे। और इसी तरह, जैसा कि इस सिस्टम ने कहा था, ये सर्वशक्तिमान है। इसलिए होस्ट को याद दिलाना चाहिए कि भले ही आप इस ग्रह पर मर जाएं, फिर भी आपको कुछ क्षेत्रों को विकसित करने के लिए अन्य ग्रहों पर जाना होगा। सिस्टम को होस्ट को संपूर्ण विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया, चूंकि मेजबान एक आदिम और जंगली दुनिया में है, इसलिए मेजबान को अपनी तकनीक की रक्षा जरूर करनी चाहिए। लेकिन जब मेजबान ऐसे ग्रहों पर पहुंचता है जहां पृथ्वी जैसी दुनिया में शांति स्थापित है, तो मेजबान दुनिया भर के लोगों को अपनी तकनीक लेने की अनुमति दे सकता है। सिस्टम इस तकनीक को गुलामी और दुर्व्यवहार के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। इसलिए मेजबान को ध्यान रखना चाहिए। और एक अनुस्मारक के रूप में, हमारा अनुबंध केवल तभी समाप्त होता है जब मेजबान कम से कम 600 दुनियाएं विकसित कर लेता है। मेजबान को उन दुनियाओं में अपने क्षेत्र या इलाके को पृथ्वी के स्तर या उससे ऊपर अपग्रेड करना होता है। साथ ही मेजबान के लिए ये जानना सबसे अच्छा है कि जादू, बौने, कल्पित बौने और ड्रैगन वाले ग्रह भी हैं। लेकिन उन दुनियाओं में मेजबान को लोगों को जादू से ज्यादा तकनीक पर निर्भर करना होगा। इसलिए उन दुनियाओं को पूरा करते समय उन्हें SSS स्तर की कठिनाइयां होती हैं। अभी के लिए मेजबान अभी भी सबसे कम कठिनाई स्तर पर के श्रेणी की दुनिया में है। इसलिए यदि होस्ट इस दुनिया को संभाल भी नहीं सकता है, जो मूल रूप से इस सिस्टम की राय में कोई खतरा नहीं है, तो सिस्टम तुरंत अनुबंध को समाप्त कर देगा और होस्ट की आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। और होस्ट के अंतिम प्रश्न के लिए होस्ट को ध्यान देना चाहिए कि सिस्टम का अस्तित्व कुछ ऐसा है जिसके बारे में जानने के लिए होस्ट योग्य नहीं है अभी तक। लेकिन जब होस्ट सफलतापूर्वक स्तर 300 तक पहुंच जाता है, तो होस्ट आकाशगंगाओं के वास्तविक नियंत्रकों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होगा, साथ ही सिस्टम के अस्तित्व के बारे में भी। बस होस्ट को यह जानना चाहिए कि उस दुनिया में बिताए गए 2 साल सिस्टम के दायरे में बिताए गए 1 मिनट के बराबर हैं। यहाँ तक कि अगर मेजबान वहां 100 साल भी बिताता है, तो यह वैसा ही होगा जैसे सिस्टम अपने क्षेत्र में वापस आकर फिल्म देख रहा हो। इसलिए मेजबान अपने क्षेत्र का विकास धीरे धीरे या तेजी से करना चाहता है, यह मेजबान पर निर्भर करता है। शुभकामनाएं मेजबान, ये सिस्टम आपको जहां है वहां से देख रहा होगा।
हालांकि लैंडन को 600 ग्रह अनुबंध वाली बात के बारे में पता था, फिर भी उसे लगा कि यह एक गुलामी अनुबंध था। ये 10 या 20 ग्रह क्यों नहीं था, वह केवल अपनी किस्मत को दोष दे सकता था। अन्य लोग मर गए और वुक्सिया नायक बनने के लिए पुनर्जन्म लिया, लेकिन उसका मामला बस अलग होना था। ये किस तरह की बकवास थी, और उसका अपना सिस्टम हमेशा काला पेट वाला क्यों था? क्या देवता वास्तव में उससे इतनी नफरत करते थे? जब वह इस दुनिया में आया तो सिस्टम ने उसे पहले ही बता दिया था कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी तेजी से जगह का विकास करता है, बशर्ते लोग अवधारणाओं को समझें। भले ही उसने अपनी तकनीक की सुरक्षा की हो, अगले सैकड़ों वर्षों में और शायद हजारों में भी तकनीक निश्चित रूप से बेमार्ट को छोड़ देगी और दुनिया भर में फैल जाएगी, जिससे दुनिया एक उच्च रैंक वाली दुनिया बन जाएगी। इस दुनिया को संयुक्त राष्ट्र के निर्माण जैसे आधारभूत नियमों की आवश्यकता थी जो गठित किया गया था पृथ्वी पर वापस आकर, जिसने दुनिया भर में सभी का ख्याल रखा। अगर वे इसका इस्तेमाल और लोगों को गुलाम बनाने के लिए करेंगे तो उनकी तकनीक को देना कोई मतलब नहीं रखता। वह नहीं चाहता था कि लोग उपनिवेश बनाने और दूसरे महाद्वीपों से गुलामों को लाने आदि के लिए इधर उधर भटकें। वह ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करना चाहता था कि हिटलर जैसा कोई व्यक्ति कहीं से अचानक न आ जाए। और हालांकि यह पूरा करना मुश्किल था, उसने मन बना लिया था कि जैसे जैसे वह जी रहा है वह निश्चित रूप से इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। उसे उन देशों के साथ शांति संधि करने की जरूरत थी जो इच्छुक और ईमानदार हों। जिसके बारे में बात करते हुए लैंडन अभी भी हैरान था कि हटफिलिया की रैंक कितनी कम थी। के श्रेणी की रैंक वाली दुनियाओं में भी ये दुनिया सबसे कम थी। ये के 100 रैंक वाली दुनिया थी। लैंडन ने अनुमान लगाया था कि उसे के 1 दुनिया तक पहुंचने तक प्रत्येक रैंक से गुजरना होगा, उसके बाद ही वह अंततः जे 100 श्रेणी की दुनिया में प्रवेश कर सकता था। क्या वह कम से कम के 80 रैंक वाली दुनिया से शुरुआत नहीं कर सकता था? अच्छा, कम से कम उसे आभारी होना चाहिए कि उन्होंने उसे क्यू स्तर की दुनिया में नहीं रखा, जो मूल रूप से प्रारंभिक मानव अवस्था थी जहां मनुष्य ने अभी अभी आग की खोज की थी। उसे यकीन था कि वह निश्चित रूप से खुद को मार डालता। वह वास्तव में ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि किस भगवान में 600 दुनिया का अनुबंध बनाने की हिम्मत थी। साथ ही ब्लैक बेलिट सिस्टम भी। वह निश्चित रूप से ग्राहक सेवा से शिकायत करेगा। सिस्टम, मैं अपने पुरस्कार प्राप्त करना चाहता हूं, साथ ही सिस्टम के स्तर को अपग्रेड करना चाहता हूं। जैसा आप चाहें होस्ट। तुरंत लैंडन को अपने मस्तिष्क में तेज दर्द महसूस हुआ और 45 मिनट के बाद उसने सब कुछ पूरी तरह से निगल लिया था। अपने इनाम से उसे दिया गया मानव शरीर रचना पर सभी ज्ञान, जीव विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, विकृति विज्ञान, औषध विज्ञान, प्रसव और नैदानिक कौशल पर शुरुआती से लेकर मध्यवर्ती ज्ञान, रोगी देखभाल प्रक्रियाएं, साथ ही 5 शल्य चिकित्सा कौशल, टाँका लगाना, घाव, जलन या संक्रमण का उपचार, दंत बहाली, कलाई का समलन और हाथ की कंडरा की मरम्मत, पैर की हड्डी का समलन, 25 दवा बनाने की प्रक्रियाएं उन दवाओं के लिए जो उन शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी थी जो उसने प्राप्त की थी। एक बार जब उसने सब कुछ समझ लिया तो उसने अपने नए मिशन को देखने का फैसला किया। मिशन, मेजबान को सभी शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं करनी चाहिए, उन रोगियों के लिए आवश्यक दवाएं बनानी चाहिए जो उन शल्य चिकित्साओं से गुजरते हैं। साथ ही लोगों को मेजबान द्वारा प्राप्त सभी शुरुआती और मध्यवर्ती ज्ञान के बारे में सिखाना चाहिए। पुरस्कार, मेजबान को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। मेजबान के ग्रह पर 3500 से ज्यादा सर्जरी प्रक्रियाएं मौजूद हैं। अभी सिस्टम ने मेजबान को सिर्फ 5 मुख्य प्रक्रियाएं दी हैं और मेजबान की गति को देखते हुए सिस्टम को डर है कि 200 साल बाद भी मेजबान धरती के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। चूंकि सिस्टम होस्ट की आत्मा को नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए ये होस्ट को 10 अन्य शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं से पुरस्कृत करेगा, साथ ही केवल जीव विज्ञान पर उन्नत ज्ञान, साथ ही होस्ट के लिए 5 अन्य दवाएं भी। होस्ट को पृथ्वी से 10 अलग अलग क्लासिक अल्कोहल और गैर अल्कोहल पे बनाने की रेसिपी भी मिलेंगी। और अंत में होस्ट को 500 विकास अंक डीपी और 3100 प्रौद्योगिकी अंक टीपी भी मिलेंगे। होस्ट को ध्यान देना चाहिए कि सिस्टम को लेवल 3 में अपग्रेड करने के लिए होस्ट को 4500 डीपी और 15000 प्रौद्योगिकी अंक चाहिए। समय सीमा, कोई विशेष समय की आवश्यकता नहीं है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लैंडन ने अपने मिशन को देखा और आह भरी। ये दुनिया वास्तव में पृथ्वी के मानकों से बहुत दूर थी। अन्य सभी आकाशगंगाओं के भीतर अन्य ग्रहों की तो बात ही छोड़िए। हालांकि वह स्मूदी, जूस और 1 या 2 अल्कोहल वाली वाइन बनाना जानता था, लेकिन वह फैंटा, कोक, वोडका वगैरह जैसे क्लासिकल ड्रिंक बनाना नहीं जानता था। धरती पर हर कोई इन सभी चीजों को पी सकता था, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि इन्हें कैसे बनाया जाता है तो क्या वे पी सकते हैं? इन ड्रिंक्स में कई तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि वह कौन सी ड्रिंक है। अगर उन्हें ठीक से नहीं बनाया गया तो इससे पेट में दर्द हो सकता है और किडनी की गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। धरती पर ऐसे लोग भी थे जो नकली शराब, ऐसी शराब जो ठीक से नहीं बनाई गई थी, पीने की वजह से कोमा में चले गए थे। और किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वोडका में पाया जाने वाला मेथनॉल अगर सही क्वालिटी का न मिलाया जाए तो स्थायी अंधापन पैदा कर सकता है। लैंडन ने फैसला किया कि अभी के लिए वह केवल वही पे पदार्थ बनाएगा जिन्हें वह बनाना जानता है, जबकि सिस्टम के इनाम का इंतजार कर रहा है।
कहीं ऐसा न हो कि वह गलती से लोगों को बीमार कर दे। जहां तक मेडिकल ज्ञान की बात है, लैंडन उस स्थिति में वाकई असहाय था। वह जानता था कि वह इस भाग को जल्दी नहीं कर सकता था। उसे लोगों को अपना शुरुआती और मध्यवर्ती ज्ञान सिखाना था, जीव विज्ञान, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, प्रसव और नैदानिक कौशल। साथ ही उन्हें अन्य 5 शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं को सिखाना और 25 नई दवाएं बनाना। वह गहराई से जानता था कि यह मिशन फिर से एक ऐसा था जिसमें हमेशा के लिए समय लगेगा। लेकिन इस बार वह दुखी नहीं था। यदि लोग इन अवधारणाओं को समझ सकते हैं तो जब अधिक ज्ञान उपलब्ध होगा तो वे आसानी से इसका पालन करेंगे, क्योंकि वे पहले से ही जीव विज्ञान, पैथोलॉजी और इतने पर बुनियादी से मध्यवर्ती ज्ञान को समझ चुके होंगे। लेकिन जो बात उसके दिल को चुभती थी वह ये थी कि उसे संभवतः 400 विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं में से केवल 5 दी गई थीं। ये स्पष्ट रूप से एक सेटअप था। इस दर पर वह इसे कब पूरा करने वाला था, और उनमें केवल प्रक्रियाएं शामिल थीं। उसे अभी भी 11,000 से अधिक चिकित्सा दवाएं बनाने की आवश्यकता थी जो अभी तक वापस मिल गई थीं, और फिर भी सिस्टम में उसे केवल 25 देने की हिम्मत थी। इस समय लैंडन को यह भी नहीं जानना था कि अन्य उन्नत ग्रहों पर कितनी उपचार प्रक्रियाएं और दवाएं उपलब्ध हैं। उसका काम इस दुनिया को पृथ्वी जैसी सी लेवल की दुनिया में बदलना था, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा आशावादी नहीं था? जितना ज्यादा लैंडन इसके बारे में सोचता उतना ही ज्यादा क्रोधित होता। उसका पूरा जीवन ऊपर के लोगों के लिए एक मजाक था, या कम से कम लैंडन का मानना था कि वे भगवान हैं। अगर 2 साल मूल रूप से 1 मिनट के बराबर थे, तो कौन जानता था कि वे हर्फिलिया में उसके पूरे जीवन को एक छोटी हैरी पॉटर फिल्म के रूप में बना देंगे। वे शायद एक सोफे पर बैठेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे और देखते हुए हंसेंगे। धिक्कार है कमीनों, कौन जानता था कि यह सब उनके लिए एक सट्टेबाजी का खेल था। लैंडन को सिस्टम पर भी संदेह था। कभी कभी यह एक रोबोट की तरह लगता था, और दूसरी बार यह एक नाराज आदमी की तरह लगता था। ये कौन था? क्या ये हो सकता है कि सिस्टम वास्तव में एक निम्न देवदूत था जिसे अपने शिकार पर नजर रखने और उसका नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था? क्या उसके जैसे और लोग थे? अगर हर दुनिया में उसका जीवन मूल रूप से एक फिल्म में बदल दिया जाता तो क्या वह एक कम वेतन वाले फिल्म स्टार से ज्यादा कुछ नहीं था? अरे, मैं प्रबंधन से बात करना चाहता हूँ। 7 सितंबर बीत चुका था और आखिरकार अक्टूबर आ गया, और आखिरकार किसी ने बेमार्ट को अपनी उपस्थिति से सम्मानित करने का फैसला किया। हो, क्या तुम्हें मेरी याद आई छोटे भाई? सांता ने लैंडन को गले लगाते हुए कहा। हे, तो आखिरकार तुम्हें मेरी याद आ गई। मुझे लगा कि मैं तुम्हें अगले साल ही देख पाऊंगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं अपने छोटे भाई को कैसे भूल सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना निर्दयी हूँ? सांता ने गलत नज़र से देखते हुए कहा। किस बारे में बात कर रहे हो भाई? तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले? क्या तुमने इन्हें खरीदा? मैं अपने कपड़े कहाँ से ले सकता हूँ? सांता की आंखें चमक उठीं और वह लैंडन को सिर से पैर तक देखता रहा। लैंडन ने एक मोटी लंबी जैकेट, काली पैक पैंट, एक मोटी नीली शर्ट और एक काला दुपट्टा पहना हुआ था। हे भाई, ईमानदारी से कहूँ तो ये यहीं से बना है। चिंता मत करो, बेमार्ट जल्द ही इन्हें बेचना शुरू कर देगा। लैंडन तब तक कोई भी सामान निर्यात करना शुरू नहीं करना चाहता था जब तक कि उसे यकीन न हो जाए कि बेमार्ट कम से कम 90% सुरक्षित है। वह तभी निर्यात शुरू कर सकता था जब उसने और सैन्य हथियार बना लिए हों। अगर वह अभी सामान भेजता तो लोगों का ध्यान बेमार्ट की ओर जाता। कुछ लोग तो सिर्फ जगह देखने के लिए यहाँ तक आ सकते थे, और अगर उन्हें पता चलता कि यहाँ और भी ज्यादा उत्पाद हैं तो वे बेमार्ट पर हमला करने के लिए और लोगों को भी ला सकते थे। इस युग में ज्यादातर राष्ट्र और साम्राज्य लालच और दूसरे इलाकों पर कब्जा करने की इच्छा से भरे हुए थे। जब लैंडन राजधानी में नीलामी में शामिल हुआ था तब भी उसने सुना था कि कैसे अर्काडिना अभी भी टैरिक के साथ जमीन को लेकर लड़ रही थी। फिर क्या होगा अगर लोगों को पता चल जाए कि बेमार्ट मूल रूप से सोने की खान है? ये लालची लोग उसे कभी चैन से नहीं रहने देंगे। अभी के लिए शांत रहना और लगातार मजबूत होते जाना बेहतर था। इसलिए अभी के लिए लैंडन ने केवल अपने अयस्कों, कच्चे माल और चाक का व्यापार किया। हालांकि चाक अद्भुत था, लेकिन यह उस स्तर का अद्भुत नहीं था कि लोग इसे पाने के लिए समुद्र पार या सीमा पार कर जाएं। इसलिए लैंडन को लगा कि उन्हें बेचना जारी रखना एक सुरक्षित विचार है। भाई, मुझे उम्मीद है कि जब तुम बेचना शुरू करोगे तो मैं उन्हें पाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा, सांता ने उत्साह से कहा। वह इन वस्तुओं को अभी न बेचने के पीछे अपने छोटे भाई के कारण का अनुमान लगा सकता था, लेकिन वे बहुत अच्छे दिख रहे थे, खासकर उसके इस छोटे भाई पर। इन वस्तुओं को अभी लेना न केवल उसके छोटे भाई को खतरे में डालेगा बल्कि उसे भी। उसके कुछ दुश्मन उसे और उसके परिवार को कैरोना में वापस धमकाने के लिए हत्यारों या गिरोह के सदस्यों को किराए पर ले सकते हैं, केवल माल के बारे में जानकारी के लिए। इसलिए उसने भी फैसला किया कि जब बेमार्ट सभी के लिए खुला होगा तो उन्हें बेचना ही ठीक होगा। लेकिन जितना ज्यादा वह कपड़ों को देखता उतना ही ज्यादा उत्सुक होता कि बेमार्ट के भीतर और कौन कौन से उत्पाद बंद हैं। जब भी व्यापार होता वह या उसके अधीनस्थ सिर्फ किनारे के डेक पर ही व्यापार करते। लैंडन से पहली मुलाकात के दौरान ही उसने बेमार्ट के निचले इलाकों को देखा था। वहां झाड़ियां थीं, खेतों में अभी अभी खाद्यान्न पैदा होना शुरू हुआ था और लोग ज्यादातर अयस्कों के खनन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे।
उसे इस इलाके को देखे हुए कई महीने हो चुके थे, और हालांकि वह उत्सुक था, लेकिन वह जानता था कि उसे अपने छोटे भाई के व्यापार में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। ठीक है छोटे भाई, चलो काम पर लग जाओ। मेरे आदमियों ने मुझे बताया कि तुम्हें भी विद्वान लोग चाहिए, इसलिए हमने गुलाम बाजारों से 507 विद्वान आदमी ढूंढ लिए थे। इनमें से कुछ लोग व्यापारी परिवारों से थे और उन्हें उनके परिवारों ने बेच दिया था और धोखा दिया था, जबकि अन्य ने दूसरे मालिकों के साथ गुलाम के तौर पर काम करते हुए सीखा था। छोटे भाई, मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूं कि इनमें से कई विद्वान गुलाम अपने मालिकों के कारोबार और घर चलाते थे, इसलिए वे तुम्हें निराश नहीं करेंगे। जब दोनों आदमी बातें कर रहे थे, उनके अधीनस्थों ने सांता के जहाज से सामान उतारना और चढ़ाना शुरू कर दिया। लैंडन के कर्मचारियों ने अयस्क और चाक लोड किया, जबकि सांता के अधीनस्थों ने बीज और जानवरों के बैग उतारे। गुलाम शरणार्थी भी जहाजों से उतरे, और जब सांता आखिरकार चले गए तो लैंडन ने बच्चों, बुजुर्गों और उन लोगों को बसाना शुरू कर दिया जिन्होंने सैनिक, डॉक्टर, नर्स, रसोइया और देखभाल करने वाले बनने के लिए स्वेच्छा से काम किया। इसके बाद उसने सीखा हुआ दासों से शुरुआत करने का फैसला किया। उसे अभी उनकी जरूरत इसलिए थी ताकि वह उन्हें बेमार में कई कार्यालय पदों को भरने के लिए प्रशिक्षित कर सके। उसने फैसला किया कि जब वे उसके अधीन प्रशिक्षण लेंगे तो वह उनमें से कुछ को सचिव, लेखाकार, लेखा परीक्षक, रिसेप्शनिस्ट आदि के पद पर नियुक्त करेगा। उसे बेमार के भीतर प्रत्येक उद्योग विभाग, साथ ही अस्पतालों, स्कूलों, सेना और अन्य सभी क्षेत्रों में इन लोगों को काम पर रखने की जरूरत थी। लैंडन ये सुनिश्चित करना चाहता था कि बेमार के भीतर पैसे का सही तरीके से प्रचलन हो रहा है। इनमें से कुछ लोग प्रत्येक उद्योग, अस्पताल आदि के भीतर पेरोल कार्यालयों में भी काम करेंगे। वर्तमान में पेरोल का काम सभी ओवरसियर, डॉक्टर और उच्च कार्य पदों वाले अन्य कर्मियों द्वारा किया जाता था, जो स्पष्ट रूप से उनका काम नहीं था। इसलिए लैंडन ने उन्हें राहत देने के लिए विद्वान दासों की मांग की थी। जहां तक नए लेखाकारों की बात है, उन्हें प्रत्येक कार्यस्थल की आय और व्यय को ट्रैक करने की आवश्यकता थी। साथ ही कार्यस्थल से संबंधित हर चीज के बारे में वित्तीय जानकारी प्रदान करनी थी। इसलिए यदि उन्होंने उदाहरण के लिए कूड़ेदान खरीदे हैं तो लैंडन देखना चाहता था कि उन्होंने कितने खरीदे हैं, कहां और कब खरीदे हैं, प्रत्येक कूड़ेदान की कीमत कितनी है इत्यादि। वह उन कार्यस्थलों में खरीदी गई और भुगतान की गई हर चीज के लिए विस्तृत वित्तीय रिपोर्ट और दस्तावेज चाहता था। और निश्चित रूप से एक बार जब लेखाकारों ने अपने वित्तीय विवरण बना लिए तो लेखा परीक्षक ये सुनिश्चित करने के लिए उन पर नजर डालेंगे कि वे सही हैं। लैंडन को यह भी उम्मीद थी कि प्रत्येक विभाग के सभी मुख्य लेखाकारों, लेखा परीक्षकों और सचिवों को हमेशा पर्यवेक्षकों और पर्यवेक्षकों के साथ बैठकों में भाग लेना चाहिए, ताकि बजट और स्मार्ट वित्तीय निर्णयों के बारे में बात की जा सके। निश्चित रूप से उनका मुख्य काम यह सुनिश्चित करना था कि सभी श्रमिकों को भुगतान मिले और उद्योग या अन्य कार्यस्थल दिवालिया न हो जाए। दूसरी ओर सचिव कार्यस्थल के भीतर सभी कागजी काम संभालते थे, कॉल का जवाब देने से लेकर मीटिंग शेड्यूल करने तक और इसी तरह के अन्य काम। ये लोग ये सब करते थे। और निश्चित रूप से भविष्य में इनमें से कुछ लोग बैंकों, सरकारी कार्यालयों में भी काम करेंगे जो निर्यात, आयात, बीमा, बेमार, सरकार, राजस्व एजेंसी और इसी तरह के अन्य कामों से निपटते हैं। उनके प्रशिक्षण के लिए चाहे वे सचिव हों, लेखाकार हों, लेखा परीक्षक हों या रिसेप्शनिस्ट हों, लैंडन ने तय किया था कि वे सभी बेमार के भीतर पढ़ाई जाने वाली सभी कक्षाओं में भाग लेंगे। साथ ही लेखांकन, उद्यमिता और ग्राहक सेवा पाठ्यक्रम जो वे व्यक्तिगत रूप से पढ़ाएंगे। लैंडन को उम्मीद थी कि कर्मचारी प्रशिक्षण के दौरान काम करेंगे, इसलिए एक ही समय में अनुभव और सिद्धांत प्राप्त करेंगे, और सप्ताह के अंत में उन्होंने काम पर जो कुछ भी किया था वह व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा जांचा जाएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि लैंडन इन अवधारणाओं को सीखने में उनके कई साल लगाने का इंतजार करे, जैसे कि पृथ्वी पर विश्वविद्यालय के छात्र करते थे। इसलिए वे केवल काम पर ही सीख सकते थे और उसकी कक्षाओं की मदद से। केवल इस तरह से वे तेजी से सीख पाएंगे। जब उसने उन विद्वान दासों को हटा दिया तो उसके पास अब 5497 कर्मचारी बचे थे। अंत में नए उत्पाद बनाने का समय आ गया। 5497 नए कर्मचारियों के साथ लैंडन ने उन्हें इस तरह से विभाजित किया: सफाई कर्मी 397 कर्मचारी, वस्त्र उद्योग 300 कर्मचारी, खाद्य उद्योग 300 कर्मचारी, रसायन उद्योग 300 कर्मचारी, निर्माण उद्योग 1200 कर्मचारी, निर्माण कर्मचारी 3000 कर्मचारी। पहले कर्मचारी, नर्स और बाकी सभी लोग अपनी शिफ्ट के अंत में अपने कार्यस्थल की सफाई करते थे, लेकिन चूंकि लैंडन को ऐसा नहीं लगा कि ऐसा करना उनका काम है, इसलिए उसने इस काम के लिए सफाई कर्मियों को रखने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने बेमार के सभी भवनों के आसपास सफाई करने के लिए 397 श्रमिकों को नियुक्त किया। चूंकि ड्राइविंग क्लासेस अभी भी चल रही थी, इसलिए लैंडन को अभी भी उन सभी की जरूरत थी जो उन क्लासेस में भाग लेना शुरू कर दें। उन्हें अपने सफाई उपकरण और आपूर्ति, साथ ही अपने कार्यस्थलों से कचरा उन ट्रकों का उपयोग करके ले जाने की आवश्यकता होगी। जब सभी नए कर्मचारी काम पर लग गए तो लैंडन ने टिम और विगिंस को अक्टूबर के कार्यों के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया। टिम, ये 5 मुख्य उत्पाद हैं जिन पर आपके उद्योग को ध्यान केंद्रित करना होगा। लैंडन ने टिम को एक नोटबुक देते हुए कहा,
लैंडन चाहता था कि वे सेना के लिए कन्वेयर बेल्ट, दूरबीन, माइक्रोस्कोप, दूरबीन और राइफल बनाएं। लैंडन के लिए कन्वेयर बेल्ट बहुत जरूरी थे। अब जब उसे मेडिकल दवाएं बनानी थीं, तो कन्वेयर बेल्ट के उपयोग के बिना वह इस कार्य को पूरा नहीं कर सकता था। उसने पहले उन्हें इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एस्टेट की इमारतें बिजली से नहीं चलती थीं, इसलिए उन्हें बिजली देना मुश्किल होगा। और जो नए उद्योग उन्होंने पहले बनाए थे, उन्हें वास्तव में कन्वेयर बेल्ट की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनके उत्पाद वास्तव में वस्तुएं नहीं थे। वे नए उद्योग पाइप के माध्यम से पानी और मल जैसी चीजें ले जाते थे, इसलिए कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता था। इसलिए उन्हें पहले कभी कन्वेयर बेल्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। ऐसे कई 9 प्रकार के कन्वेयर बेल्ट थे जिन पर लैंडन टिम को ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। ये बेल्ट थे पीवीसी कन्वेयर बेल्ट, रबर बेल्टिंग, फ्लैग वायर, वोवन वायर, हिंगेड मेटल, फूड इंडस्ट्री बेल्ट, प्लास्टिक बेल्ट और चेन, स्लेट बेल्ट और सामान्य प्रयोजन बेल्ट। प्रत्येक प्रकार के अपने अलग प्रकार के रसायन, योजक और कच्चे माल थे जो बेल्ट बनाने के लिए आवश्यक थे। कुछ ने रबर को अपने कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया, अन्य ने धातु, कपड़े आदि का इस्तेमाल किया। लेकिन बेमार्ट के पास वर्तमान में सभी आवश्यक कच्चे माल थे, इसलिए हर प्रकार की बेल्ट बनाना कोई समस्या नहीं होगी। इन बेल्टों को बनाने के लिए मूल रूप से बहुत सारे औद्योगिक रोलर्स की आवश्यकता होती है जो बेल्ट को समतल और चिकना बनाते हैं। उदाहरण के लिए, सामान्य प्रयोजन के रबर कन्वेयर बेल्ट बनाते समय लिक्विड रबर, लिक्विड प्लास्टिक, रसायन, ज्वालामुखी एजेंट और कार्बन ब्लैक को मिलाया जाता है और तुरंत 6 औद्योगिक रोलिंग मशीनों से गुजारा जाता है। और यद्यपि कच्चा माल तरल पदार्थ है, रबर और प्लास्टिक इसे कीचड़ जैसा महसूस कराते हैं। इसलिए जब मिश्रण रोलर्स में भेजा जाता है तो ये पैनकेक की तरह चपटा हो जाता है। उस प्रक्रिया के बाद पतली सपाट बेल्ट को फिर कटिंग मशीनों, प्रेसिंग मशीनों और रैपिंग मशीनों में भेजा जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लैंडन को टिम और श्रमिकों की आवश्यकता थी जो महीने के पहले 2 सप्ताह कन्वेयर बेल्ट के लिए कई स्टीम इंजन मशीनों का निर्माण करने में उपयोग करें। इसके बाद लैंडन सैनिकों के लिए राइफल, दूरबीन और निश्चित रूप से माइक्रोस्कोप पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। प्लास्टिक और ग्लास लेंस, साथ ही प्रिज्म दोनों के साथ श्रमिक अंततः उत्पादन शुरू कर सकते थे। इन सभी वस्तुओं में मूल रूप से रबर, धातु इत्यादि जैसे विभिन्न पदार्थों से सांचे बनाना शामिल था। उदाहरण के लिए दूरबीन के साथ दूरबीन के प्रत्येक भाग और वलय के लिए कई सांचे बनाए जाएंगे जो लेंस और प्रिज्म को घेरे रहेंगे। और निश्चित रूप से एक बार जब ये सांचे पूरे हो जाते तो कार्यकर्ता गर्म तरल प्लास्टिक को एक काले रंग के साथ मिलाते और बाद में इस मिश्रण को सांचों में डालते। एक बार जब मोटे प्लास्टिक के सांचे सूख जाते, दूरबीन के लेंस, प्रिज्म और भागों को सील कर दिया जाता और एक स्पष्ट सिलिकॉन सीलेंट, गोंद और छोटे धातु के स्क्रू का उपयोग करके एक साथ जोड़ दिया जाता। विगिंस, ये वह जगह है जहां आप आते हैं। इस महीने के लिए मुझे केवल इस सिलिकॉन सीलेंट को बनाने के लिए आपके उद्योग की आवश्यकता है, साथ ही अन्य प्रकार के गोंद की भी। लैंडन ने विगिंस को एक अलग नोटबुक देते हुए कहा। कोई समस्या नहीं महाराज, ये हो जाएगा, विगिंस ने उत्तर दिया। ये गोंद केवल रेत, सिलिका से सिलिकॉन को मिथाइल क्लोराइड और अन्य रसायनों के साथ गर्म करके बनाया जाएगा। सिलिकॉन, जिसके नाम के अंत में ई है, प्राप्त करने के लिए। फिर इस सिलिकॉन को कई अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करके सिलिकॉन सीलेंट गोंद बनाया जाएगा। धरती पर वापस आकर ये सीलेंट उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय सीलेंट में से एक था। अन्य सीलेंट के विपरीत सिलिकॉन ने अपनी लोच बनाए रखी और उच्च और निम्न तापमान में बहुत स्थिरता थी। इसका उपयोग लगभग हर चीज को सील करने में किया जाता था, खिलौनों से लेकर मशीनों, कांच, कपड़े, लकड़ी और इसी तरह की अन्य चीजों तक। एक बार जब लैंडन ने टिम को सभी प्रक्रियाएं समझा दी तो उसने निर्माण श्रमिकों को देखना शुरू कर दिया। टिम, अभी के लिए उन नए 3000 निर्माण श्रमिकों को अन्य श्रमिकों के साथ काम करना शुरू कर दें ताकि वे तेजी से अनुभव प्राप्त कर सकें। साथ ही पुराने समूह से 3000 श्रमिकों को वापस बुलाएं और उन्हें नोटबुक के अगले पृष्ठ पर 3 परियोजनाओं से निपटने दें। टिम ने तुरंत अपने हाथों में नोटबुक पलटी और परियोजनाओं पर एक नज़र डाली। महाराज, लोगों को कैसे नियुक्त किया जाएगा? चलो उन्हें समान रूप से विभाजित करते हैं। प्रत्येक परियोजना में 1000 निर्माण श्रमिक होने चाहिए, लैंडन ने कहा। पहला प्रोजेक्ट स्पष्ट रूप से श्रमिकों के लिए अपशिष्ट और रिसाइकल प्रबंधन उद्योग बनाने के लिए था। पहले लोग अपने सड़े हुए खाद्य पदार्थों और कचरे को नदियों में फेंक देते थे, लेकिन जब से लैंडन ने नियमों को संशोधित किया तब से सभी कचरे को निचले क्षेत्र में जला दिया जा रहा था। यहाँ तक कि जलाना भी पर्यावरण के लिए खतरनाक था, इसलिए वह इस उद्योग का निर्माण करना चाहता था। ये रिसाइकलिंग के साथ साथ आवासीय, सड़क और कार्यस्थल के कचरे का निपटान करने का प्रभारी होगा। अगला प्रोजेक्ट जो लैंडन निर्माण श्रमिकों के लिए बनाना चाहता था वह था फार्मास्यूटिकल उद्योग। उसके पास बनाने के लिए 25 प्रकार की चिकित्सा दवाएं थीं और कन्वेयर बेल्ट और बिजली से चलने वाली मशीनों के बिना दवा का उत्पादन हास्यास्पद रूप से धीमा और समय लेने वाला होगा। इसलिए उसे जल्द से जल्द निर्माण शुरू करने के लिए 1000 निर्माण श्रमिकों की आवश्यकता थी। अक्टूबर शुरू होने के साथ लैंडन को उम्मीद थी कि ये 2 उद्योग संभवतः दिसंबर के पहले सप्ताह के आसपास बन जाएंगे। जहां तक आखिरी प्रोजेक्ट की बात है, लैंडन बेमार्ट के लिए एक भव्य मॉल बनाना चाहता था।
इस मॉल को बनाने में कम से कम 8 महीने अगले साल मई में और ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने लगेंगे। इसलिए लैंडन अभी से निर्माण शुरू करना चाहता था, और जैसे जैसे हर महीना बीतता गया मजदूरों की संख्या बढ़ती गई और यह समय सीमा घटती गई। दरअसल धरती पर वापस आकर लैंडन ने स्कूल प्रतियोगिताओं और इंजीनियरिंग सेमिनारों के कारण बहुत सी जगहों का दौरा किया था। वह सिंगापुर भी गया था और वहां के विकास को देखकर आश्चर्यचकित था। सिर्फ हवाई अड्डे ने ही उसे ऐसा महसूस कराया कि वह किसी दूसरी दुनिया में है। ज्वेलचांगी हवाई अड्डे पर एक विशाल वनस्पति जगत था जिसने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह जुरासिक पार्क के सेट पर है। वह ये भी चाहता था कि मॉल में मॉन्ट्रियल कनाडा के मॉल की तरह ग्राउंड लेवल पर ट्रेन स्टॉप हो। ये निश्चित रूप से उन लोगों की मदद करेगा जिन्होंने बहुत खरीदारी की है और जिनके पास अपनी कार वगैरह नहीं है। लेकिन महाराज, यह विशेष उपयोग इतना बड़ा क्यों है? क्या ये वाकई ठीक है? टिम ने सिर खुजलाते हुए पूछा। टिम के मन में वह सोच रहा था कि महामहिम को इतनी बड़ी इमारत क्यों चाहिए जबकि उनके पास केवल कुछ ही उत्पाद उपलब्ध हैं, और भले ही वे भविष्य में और भी बना लें, क्या ये वास्तव में उस तरह के बाजार को भर पाएगा? टिम इस पर थोड़ा सा शंकित था। वास्तव में लैंडन ने उसे दोष नहीं दिया। जाहिर है टिम ने धरती पर मौजूद उत्पादों को नहीं देखा था और न ही उसे अपनी आत्मा के नष्ट होने का खतरा था। तो वह लैंडन की महत्वाकांक्षाओं को कैसे समझ सकता था? लैंडन के मॉल डिजाइन ने धरती पर मौजूद ज्यादातर मॉल में हर चीज के लिए जगह बना दी थी, और चूंकि इसे पूरा होने में कम से कम 8 महीने लगेंगे, इसलिए उसे यकीन था कि उस समय सीमा के भीतर वह एस्केलेटर और अन्य जरूरी इंडोर फिक्सचर भी बना लेगा। हालांकि वह अब एक बड़े पैमाने पर मॉल बना रहा था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि सिनेमा जैसी चीजें जोड़ने में उसे शायद कई और साल लग जाएंगे। उसका सपना था कि वह अपने सपनों को पूरा करे, मॉल के मानकों को धरती पर वापस लाने के लिए, इसलिए उसने इसे भविष्य के लिए समायोजित करने के लिए बड़ा बनाया। अभी उसकी मानसिकता थी, बड़ा बनो या घर जाओ। हे मुझ पर भरोसा करो टिम, तुम भविष्य में मुझे धन्यवाद दोगे। गोब्लिन टाउन। एक युवा शूरवीर जल्दी से कमरे में चला जाता है। मेरे प्रभु, आपके पास एक पत्र है। ओह, एक युवक ने कहा जो बिना किसी जल्दबाजी के अपने बिस्तर से उठ गया। उसने पत्र खोला और 2 मिनट के बाद उसके हाथ गुस्से से कांपने लगे। उसने तुरंत पत्र को आग में फेंक दिया और पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ मेरे प्यारे भाई, मुझे स्वीकार करना होगा, मैंने वास्तव में तुम्हें कमाका था, लेकिन अब और नहीं। इस बार मैं तुम्हें अपनी सारी ताकत से मारूंगा। हे 8 गोब्लिन टाउन, अर्काडिना। एली और उसकी टीम के लोग अभी भी जुनगो नामक सीमावर्ती शहर की ओर यात्रा कर रहे थे। उसके भाई और उनकी टीमें अलग अलग मार्गों से गई थीं, क्योंकि वे अलग अलग सीमावर्ती शहरों की ओर जा रहे थे। अब 1.5 महीने हो गए थे जब से वे सभी राजधानी से निकले थे, और उनकी टीम की पूरी यात्रा के दौरान वे जंगल में सो रहे थे और उन्होंने उन शहरों, कस्बों और गांवों में सोने की कभी जहमत नहीं उठाई थी जिनसे वे पहले गुजरे थे। बेशक वे केवल अपने पानी के ड्रम भरने के लिए रुके थे, साथ ही अपने खाद्य आपूर्ति को फिर से भरने के लिए भी। क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मिशन था, इसलिए उनके लिए उन जगहों पर सोते रहना वास्तव में अच्छा या सुरक्षित नहीं था। हर साम्राज्य के अपने जासूस दूसरे साम्राज्यों में रहते थे, इसलिए उनके लिए यह मान लेना सही था कि उनके दुश्मनों के भी कई शहरों, कस्बों और गांवों में जासूस हैं। कोई भी कभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने जंगल में नहीं सोने का फैसला किया था। बेशक जब वे राजधानी से निकले थे तो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान केवल 2 मुख्य चौकियां शहर बनाने का फैसला किया था, गोब्लिन सिटी और फंडेल सिटी, जहां वे चौकियां थीं जिन पर उन्होंने सहमति जताई थी। दोनों शहर बहुत बड़े थे और जंगलों के पास रईसों और उनके शूरवीरों के लिए गुप्त मार्ग थे। इस तरह कोई भी वास्तव में नहीं जान पाएगा कि वे इन शहरों में पहुंच भी गए हैं। एली हंसा जबकि उसने चिमनी को देखा जहां उसने अभी अभी पत्र फेंका था। वास्तव में यह एक पत्र के भीतर एक पत्र था, इसलिए कुल मिलाकर मूल रूप से 2 पत्र थे जिन्हें एक साथ लपेटा गया था और एक पतली लेकिन मजबूत रस्सी का उपयोग करके बांधा गया था। एली हंसता रहा क्योंकि उसे पत्रों पर लिखे शब्द याद आ रहे थे। वह जानता था कि पत्र निश्चित रूप से स्लीथेरिन की ओर से भेजे गए थे। पहला पत्र इस प्रकार था, हमने उसे कमाका, जब हम सीमा पर मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मुझे लगता है कि वह चाहता था कि मैं तुम्हें ये पत्र दूं। दूसरे पत्र के लिए यह उसके कथित बड़े भाई भूतिया राजकुमार का पत्र था। मेरे प्यारे एली, तुम कैसे हो? क्या तुम अच्छा खा रहे हो? क्या तुम अच्छी तरह सो रहे हो? क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? हमेशा की तरह मैं अपने पक्ष में ठीक हूँ, और मैं तुम्हें अपने मित्र के माध्यम से भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। उसका नाम फिर से क्या था? स्लीवेस्टर, स्लीटोना, स्लीथेरिन। हाँ, ये निश्चित रूप से स्लीथेरिन था। हे, मुझे कहना होगा, मैं तुमसे बहुत अधिक की उम्मीद कर रहा था। मेरा मतलब है, राजकुमार के रूप में तुम्हारी सेनाएं इतनी कमजोर कैसे हो सकती हैं? तस्क, वास्तव में निराशाजनक। मुझे उम्मीद है कि अगली बार आप अपना खेल बढ़ाएंगे और इसे गंभीरता से लेंगे। आप ऐसा दिखा रहे हैं जैसे मैं आपको धमका रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको कमजोर कहे, है ना? अगर ऐसा है तो अगली बार मुझे निराश मत करना। ठीक है, मैं अब आपको और नहीं रोकूंगा। सीमाओं की रक्षा करने का मजा लें।
बहुत सारे प्यार के साथ, आपका गुप्त प्रशंसक। PS, मैंने आपके दक्षिणी ठिकानों में से एक को भी थोड़ा सा सरप्राइज भेजा था। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आएगा। आखिरकार यह उचित ही है कि मैं एहसान वापस करूं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पत्र के हर वाक्य ने एली के अहंकार और दिल को चुभोया। चाहे वह इसे कैसे भी देखे, उसके इस भाई ने उसे यह भड़काया था कि वह कमजोर है। उसे काय कैसे माना जा सकता है? वह, जिसे उसके दुश्मन मौत का वाहक कहते थे, वह एक काय और गुप्त प्रशंसक वाली बात क्या है? एली को वाकई आश्चर्य हुआ कि स्लीथेरिन असफल हो गया। इससे पता चला कि उसके इस बड़े भाई के साम्राज्य में हर जगह लोग थे। ऐसे आदमी को मारना निश्चित रूप से मुश्किल होगा, इसलिए उन्हें वास्तव में उसे कम नहीं आंकना चाहिए था। जितना ज्यादा एली हंसता, उतना ही ज्यादा गुस्सा होता। देखने वालों को जब वह इस तरह हंसता तो वह एक मनोरोगी की तरह दिखता। एली को गुस्सा इस बात से आया कि अब तक भी उस कमीने ने अपना नाम नहीं बताया या यह नहीं बताया कि वह सच में एली का बड़ा भाई है या नहीं। एली जानता था कि भूतिया राजकुमार शायद उसका बड़ा भाई है, क्योंकि उसने सुना था कि जब वह छोटा था तब उसके पिता ने उसके सभी परिवार के सदस्यों को मार डाला था। इसलिए उसे यकीन था कि भूतिया राजकुमार उसके पिता का नाजायज बेटा था। लेकिन निश्चित रूप से एली को यह नहीं पता था कि वह इस मामले में पूरी तरह से गलत था। भूतिया राजकुमार उसका बड़ा भाई नहीं था, वह एली का बड़ा चचेरा भाई था। एली को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि उसके इस भाई ने उसे उसके दक्षिणी ठिकानों पर भेज दिया था। एली के पास कुल 3 ठिकाने थे। पहला ठिकाना वह था जिसके बारे में साम्राज्य में हर कोई जानता था। ये व्हाइटवुड शहर के भीतर था। ये वह इलाका था जो एलेकबान ने उसे 15 साल की उम्र में दिया था। अन्य 2 ठिकाने स्लीथेरिन की मदद से हासिल किए गए थे और साम्राज्य के दक्षिणी हिस्से के आसपास स्थित थे। पिछले 2 सालों में वह स्लीथेरिन की मदद से गुप्त रूप से और लोगों की भर्ती कर रहा था। चूंकि उसके पिता हमेशा उस पर नजर रखते थे, इसलिए वह खुलेआम कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपनी सेना का निर्माण छाया में कर रहा था। मेरे प्रभु, क्या आप ठीक हैं? एली के निजी शूरवीर और रक्षक जारियस ने कहा। एली की पागल हंसी से जारियस सच में डर गया था। उसका स्वामी सच में पागल लग रहा था। उसके स्वामी ने हंसते हुए लकड़ी की कुर्सियां आग में फेंक दी थीं। आखिर उन अक्षरों पर क्या लिखा था? जारियस पूरी तरह से भ्रमित था। हा, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। क्या मैं ठीक नहीं दिख रहा हूँ? एली ने जारियस की ओर मुस्कुराते हुए कहा। जब एली ने उसे देखा तो जारियस की सांस लगभग रुक गई। मेरे स्वामी, आप कैसे ठीक दिख रहे हैं? क्या आप मुझे इतना नहीं डरा सकते? और आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसके स्वामी की मुस्कान ने उसे सच में भयभीत कर दिया था। जारियस, येंटी और जायोन को दक्षिण में दोनों ठिकानों की जांच करने के लिए भेजो। तूफान शुरू होने वाला है और मैं उससे मरने वाला नहीं हूँ। मेरे स्वामी, हम दूसरे राजकुमारों को कैसे संभालेंगे? एली ने जारियस को देखा और कुछ देर सोचा। वाकई, उसे पता था कि उसके अधीर छोटे भाई निश्चित रूप से फिर से उसके पीछे हत्यारे भेजेंगे। उसे न केवल उस लानत भूतिया राजकुमार से निपटना था, बल्कि उसे इन मच्छरों से भी निपटना था। कितना परेशान करने वाला। कभी कभी वह चाहता था कि उसके छोटे भाई कम से कम दिमाग विकसित करने की कोशिश करें। मेरा मतलब है, अगर उनकी पहली हत्या की कोशिश विफल हो गई तो वे क्यों सोचेंगे कि अगली कोशिश सफल होगी? एली के दिमाग में 3 संभावनाएं थीं। या तो उस पर जुनगो शहर जाते समय हमला हुआ, या युद्ध के मैदान में हमला हुआ, या राजधानी लौटते समय हमला हुआ। किसी भी तरह उसने इस मिशन पर किसी भी तरह की जटिलताओं से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी की थी। मजेदार बात यह थी कि जिन हथियारों को उन्होंने काम पर रखा था वे वास्तव में उसके आदमी थे। उसके छोटे भाई उसके लिए बहुत निराशाजनक थे। उसके पिता ने उनके जैसे कचरे को कैसे पैदा किया? जीरियस, क्या छोटे कीड़ों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत है? अगर मैं उनके हमलों से मर गया तो क्या यह मेरे नाम का बहुत बड़ा अपमान नहीं होगा? अभी मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि क्या टाइटस और ब्रॉडी अभी तक बेमार पहुंच चुके हैं। जब से एली को राजधानी जाने और सीमा मिशन प्राप्त करने के लिए कहा गया था, तब से वह जानता था कि बेमार के लिए उसकी योजनाएं विलंबित होंगी। लेकिन फिर भी उसने लैंडन की स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए अपने अधीनस्थों को वहां भेजा था। हथियारों या यहाँ तक कि स्लीथेरिन और उसके आदमियों का उपयोग करना उनके कौशल का बहुत बड़ा अपमान होगा। इसलिए उसने अपने अधीनस्थों को वहां भेजने का फैसला किया था। लैंडन जैसे व्यक्ति के लिए बस कुछ अधीनस्थ ही काफी होंगे। चिंता मत करो मेरे प्रभु, कोई भी उस जहर से बच नहीं सकता। जीरियस ने कहा, मुझे पता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि टाइटस और ब्रॉडी उन बेकार सैनिकों को भर्ती करें जिन्हें मेरा प्रिय भाई बेमार ले गया था। हालांकि वे बेकार हैं, फिर भी वे शूरवीर हैं। आखिरकार बेकार लोगों का भी अपना उपयोग है। वे हर लड़ाई की अग्रिम पंक्ति में हमलों को ढालने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। और चूंकि मैं अभी भी अपनी सेनाएं बना रहा हूं, इसलिए उनके लिए मेरे साथ जुड़ना बुद्धिमानी होगी जब तक वे कर सकते हैं। क्योंकि इस मिशन के खत्म होने के बाद बेमार निश्चित रूप से मेरा होगा। और अगर कोई मेरे रास्ते में खड़ा होता है तो हे। बेमार। आखिरकार बेमार में धूप खिल गई। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और केवल एक व्यक्ति का मूड खराब था। नागरिकों का यह पागलपन भरा सिद्धांत था कि पूर्वज खुशी से रो रहे थे, लेकिन लैंडन जानता था कि ऐसा नहीं था।
लैंडन से ज्यादा इस समय बारिश से कोई भी नफरत नहीं कर रहा था। जब लगातार बारिश होती थी तो मौसम के कारण खेती और निर्माण कार्य में देरी होती थी। अगर बारिश पहले 2 दिनों की तरह हल्की बूंदाबांदी होती तो बाहर काम करने वाले कर्मचारी कुछ घंटों के लिए कुछ काम कर सकते थे। ऐसे मौसम में लैंडन को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। लेकिन जब कल की तरह मूसलाधार बारिश होती तो कर्मचारियों को अपने अपने उद्योगों के कैफेटेरिया में बैठना पड़ता और बारिश के थमने का इंतजार करना पड़ता। पूरे दिन भारी बारिश के कारण कोई भी निर्माण कार्य जारी नहीं रख सकता था और इससे निर्माण का समय बहुत धीमा हो जाता था। ये वाकई बहुत परेशान करने वाला था। बेशक इमारतों के अंदर काम करने वाले अन्य कर्मचारी अभी भी काम कर रहे थे क्योंकि वे घर के अंदर थे। आखिरकार कल रात बारिश ने बेमार्ट को शांति से छोड़ने का फैसला किया। शहर में फिर से हलचल मच गई। आज लैंडन मेडिकल और हेल्थ केयर अकादमी में शिक्षकों को किताबें देने गया। मानव शरीर रचना विज्ञान, जीव विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, पैथोलॉजी, औषध विज्ञान, प्रसव और नैदानिक कौशल। उसने पिछले कुछ दिन सिस्टम के टाइम कैप्सूल में बिताए थे, प्रत्येक विषय पर किताबें लिखीं। बेशक वह सिस्टम से पाठ्य पुस्तक खरीद सकता था, लेकिन फिर ये नागरिकों को संदिग्ध लगेगा, खासकर उन लोगों को जो किताबें बनाते हैं। इसलिए उसे अभी भी इन पुस्तकों को लिखना था और उन्हें तुरंत प्रिंट करने के लिए निचले क्षेत्र में भेजना था। इससे पहले अगस्त के दौरान बेमार्ट में 10 नई नर्सें और 6 नए डॉक्टर आए थे। इन नए लोगों को तुरंत अकादमी के भीतर शिक्षक बना दिया गया और हालांकि उन्होंने मई में आए अन्य डॉक्टरों और नर्सों के साथ छात्रों को पढ़ाया, फिर भी लैंडन ने उन्हें हर शनिवार और मंगलवार को निजी पाठ दिया। आज वह उन्हें पढ़ने के लिए ये नई पाठ्यपुस्तकें देना चाहता था। लैंडन को उम्मीद थी कि जनवरी तक वे अकादमी के छात्रों को ये विषय पढ़ाना शुरू कर देंगे। क्रिसमस के आसपास छुट्टियों पर जाने वाले पब्लिक स्कूल के विपरीत स्वास्थ्य और चिकित्सा अकादमी में दिसंबर के दौरान अवकाश होता था और जनवरी में इसका दूसरा सेमेस्टर शुरू होता था और अप्रैल के मध्य तक उनके पास अपनी छुट्टियां होती थीं, जहां वे अस्पतालों और क्लिनिकों में काम करना चुन सकते थे। हालांकि प्रत्येक शिक्षक को केवल एक विषय पढ़ाना होता था, फिर भी लैंडन को उम्मीद थी कि वे अन्य विषयों के बारे में भी जानकार होंगे। इसलिए कम से कम सप्ताह में एक बार वह सभी शिक्षकों का परीक्षण करेगा कि क्या उन्होंने प्रत्येक विषय की अवधारणाओं को समझा है। साथ ही उन्हें ध्यान केंद्रित करने के लिए असाइनमेंट और पॉइंटर्स भी देता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वे प्रत्येक पुस्तक के सभी पृष्ठ पढ़ सकें, इसलिए उन्होंने प्रत्येक विषय को अलग अलग पाठ्यक्रमों में विभाजित करने का फैसला किया, जैसे कि जीव विज्ञान 1, जीव विज्ञान 2 और इसी तरह। अगले सेमेस्टर में लैंडन उन्हें प्रत्येक विषय से 2 पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहता था, इसलिए उन्हें जीव विज्ञान 1 और 2, पैथोलॉजी 1 और 2 और इसी तरह पढ़ाना होगा। बेशक भविष्य में वे पैथोलॉजी 4 और इम्यूनोलॉजी 5 जैसे पाठ्यक्रम पढ़ाना जारी रखेंगे, लेकिन अभी के लिए लैंडन को जनवरी के लिए पूरी तरह से तैयार होने के लिए उनकी जरूरत थी। पुस्तकें वितरित करने के बाद लैंडन ने उन्हें प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम रूपरेखा दी, साथ ही अगले सेमेस्टर के लिए उनके शिक्षण कार्यक्रम भी दिए। महाराज, इस वर्तमान सेमेस्टर के लिए चूंकि हम सभी सप्ताह के दिनों में पढ़ाते हैं, क्या हम शनिवार को अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं? नज़्मेबेल ने पूछा। जरूर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लैंडन ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। धन्यवाद महामहिम, सभी ने कहा। इन सभी नई पाठ्यपुस्तकों के साथ मैं आपके साथ पुस्तकालय प्रणाली पर चर्चा करना चाहता था। 9 जब लैंडन ने अकादमी के लिए अपनी योजना के बारे में विस्तार से बताया तो सभी ने ध्यान से सुना। पुस्तकालय प्रणाली के लिए केवल वे छात्र ही पुस्तकालय में प्रवेश कर सकते थे जिनके पास अकादमी स्कूल आईडी थी। फिलहाल लैंडन ने तय किया था कि पाठ्यपुस्तकें अकादमी पुस्तकालय से बाहर कभी नहीं जाएंगी। इस तरह भले ही भविष्य में विदेशी लोग बेमार्ट आएं, फिर भी वे इन पाठ्यपुस्तकों तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उन्हें अकादमी के परिसर में ले जाने की अनुमति नहीं थी। अगर पुस्तकें पुस्तकालय से बाहर नहीं जाती हैं तो जासूसों को उन तक पहुंचने में निश्चित रूप से मुश्किल होगी। सिस्टम द्वारा बुरे इरादों वाले लोगों को प्रौद्योगिकी न देने के बारे में याद दिलाने के बाद लैंडन ने इन पुस्तकों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने का फैसला किया था। वास्तव में हर नई अकादमी, चाहे वह पुलिस बल हो, नौसेना हो या कोई और, ऐसी ही होगी और अपने परिसर में आगंतुकों या जासूसों को अनुमति नहीं देगी, केवल तभी जब उन्हें टूर गाइड की देखरेख में अकादमी का दौरा करने की अनुमति होगी। पब्लिक स्कूल के लिए चूंकि लैंडन ने भविष्य में यहां अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अध्ययन कराने की योजना बनाई थी, इसलिए उन्होंने इसके भीतर 2 पुस्तकालय बनाने का फैसला किया था। पहली लाइब्रेरी में बेमार्ट के छात्र और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दोनों ही अंग्रेजी और गणित की पाठ्यपुस्तकों को देख सकेंगे, साथ ही कहानी की किताबें, इतिहास की किताबें, समाचार पत्र इत्यादि। पहली लाइब्रेरी में केवल स्कूल आईडी का उपयोग करके ही प्रवेश किया जा सकेगा। दूसरी स्कूल लाइब्रेरी के लिए इसमें रसायन विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान इत्यादि की पाठ्यपुस्तकें होंगी और बेमार्ट के छात्र केवल 2 आईडी कार्ड का उपयोग करके ही प्रवेश कर सकेंगे, बेमार्ट राष्ट्रीय आईडी, साथ ही स्कूल आईडी। भले ही अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को कक्षा में ये विषय पढ़ाए जाएंगे, फिर भी लैंडन उन्हें इन पाठ्यपुस्तकों को अपने साम्राज्य में ले जाने, चुराने या चुराने का मौका नहीं देगा।
जैसा कि उसने कहा, वह उन्हें कक्षाओं में बैठने की अनुमति देगा, लेकिन नोट्स लेना और अपने साम्राज्यों के भीतर प्रयोग करना उनका काम होगा। इस समय लोग कक्षाओं में बैठकर बिना पाठ्यपुस्तकों के पढ़ते थे, इसलिए लैंडन को नहीं लगता था कि यह कोई समस्या होगी। और अगर कोई शिकायत भी करता तो क्या होता? अगर उन्हें वाकई उसकी व्यवस्था से कोई समस्या थी तो उन्हें तुरंत साम्राज्य में वापस चले जाना चाहिए और वहीं बैठ जाना चाहिए। या इससे भी बेहतर, उन्हें अपना साम्राज्य बनाना चाहिए और उस पर अपनी मर्जी से शासन करना चाहिए। कृपया, वह विदेशियों की वजह से व्यवस्था की अवज्ञा करके अपनी आत्मा को जलाने वाला नहीं था। वह इतना दयालु नहीं था। और वैसे, क्या उन्हें इस बात से खुश नहीं होना चाहिए कि वह उन्हें कक्षाओं में बैठने की अनुमति देने के लिए तैयार था? क्या यही वह नहीं था जो अभी बेमार्ड में चल रहा था? भविष्य में सभी अकादमियों और स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध होंगी, लेकिन अभी केवल शिक्षकों के पास ही उनकी पाठ्यपुस्तकें हैं। इसलिए अगर नागरिक पाठ्यपुस्तकों को देखे बिना और केवल शिक्षकों पर निर्भर रहकर सीख सकते हैं तो वे भी ऐसा कर सकते हैं। विदेशी छात्रों को प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक बुनियादी ज्ञान सिखाया जाता था, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर का ज्ञान नहीं दिया जाता था। शिक्षक उन्हें हवा, पदार्थ, अभिक्रियाओं आदि के बारे में सिखाने की पूरी कोशिश करते थे। और यद्यपि उन्हें स्कूल आधारित प्रयोगशाला प्रयोगों में भाग लेने की अनुमति थी, लेकिन इससे लैंडन को कोई परेशानी नहीं हुई। हाई स्कूल प्रयोगशाला प्रयोगों का उद्देश्य बुनियादी चीजें दिखाना था, जैसे क्षारों के लिए पीएच स्तर मापना इत्यादि। साथ ही यदि कोई इसके बारे में सोचता है तो हाई स्कूल में सभी रसायन छात्रों को दिए जाते थे। लेकिन यदि आप उनसे पूछते कि अयस्कों, पत्थरों और अन्य कच्चे माल से क्लोरीन, पारा और अन्य सभी रसायनों को कैसे निकालना, उत्पादन करना या परिष्कृत करना है, तो वे निश्चित रूप से नहीं जानते होंगे कि इंटरनेट के बिना कहां से शुरू करें। इस तथ्य की तो बात ही छोड़िए कि वे जो पढ़ रहे थे उसमें विश्वविद्यालय स्तर का ज्ञान भी शामिल नहीं था। वापस धरती पर आविष्कारों के तेजी से होने का एकमात्र कारण किताबें, इंटरनेट और अन्य लोगों के विस्तृत वैज्ञानिक प्रयोग थे। इन सब के बिना सकारात्मक परिणाम देखने में भी 20 साल से ज्यादा का समय लगेगा। प्राचीन समय में धरती पर वैज्ञानिक खोजों में दशकों लग जाते थे क्योंकि उनमें ये सब नहीं था। लेकिन आधुनिक समय में कोई भी आसानी से गूगल पर जाकर देख सकता है कि ऐसी चीजें कैसे की जाती हैं। इसलिए लैंडन को यकीन था कि जब वे अध्ययन कर रहे थे तो वे बेमार्ड के लिए कोई खतरा नहीं होंगे। रिवरडेल सिटी। सूरज ढल गया और अंधेरे में तारे चमकने लगे। लोग व्यस्त सड़कों पर उमड़ पड़े और अलग अलग दिशाओं की ओर चल पड़े। घोड़ों पर सवार 2 मजबूत आदमी सड़कों से गुजरे और जल्दी से एक सराय में जाकर रुक गए। ये 2 आदमी ब्रॉडी और टाइटस थे। उनके स्वामी राजकुमार एली ने उन्हें जुलाई से ही इस मिशन पर भेजा था। आज 3 अक्टूबर था और वे आखिरकार रिवरडेल सिटी पहुंच गए थे, जो बेमार्ड से सिर्फ 2.5 घंटे की दूरी पर था। उनका मिशन सरल था, पता लगाएं कि राजकुमार लैंडन अभी भी जीवित है या नहीं। अगर वह मर गया था तो उसके आदमियों को भर्ती करें और उनसे नागरिकों को मरवाएं। अगर जमीन बंजर थी तो उनके पास किसानों को खिलाने का धैर्य नहीं था। और अगर राजकुमार लैंडन जीवित था तो उस कमीने को धमकी दे कि वह जमीन स्वामी अली को दे दे, नहीं तो उसे भविष्य में स्वामी अली के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। सड़क पर बिताए इन आखिरी कुछ महीनों के दौरान ब्रॉडी और टाइटस बेहद दुखी हो गए। उन्हें इस तरह का काम क्यों सौंपा गया? हर कोई बढ़िया मिशन पर गया, लेकिन नहीं, उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करने वाला काम सौंपा गया। एक हारे हुए राजकुमार से कौन निपटना चाहता था? एली पर अपना सारा गुस्सा निकालने के बजाय उन्होंने तुरंत इसे लैंडन पर निर्देशित किया। क्या यह उसकी वजह से नहीं था कि वे यहाँ पहुंचे थे? और उसने अपने वीर स्वामी का ध्यान आकर्षित करने की हिम्मत कैसे की? एक निर्वासित राजकुमार एक किसान के समान था, इसलिए उनके मन में लैंडन के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं था। अपने कमरे में बसने के बाद वे जल्दी से अपने मिशन की तैयारी करने लगे। ब्रॉडी, मुझे लगता है कि हालांकि राजकुमार लैंडन निश्चित रूप से मर चुका है, कमांडर लुसियस अभी भी हमें मुश्किल में डाल देगा। टाइटस ने कहा, मैं भी। उस कूड़े के राजकुमार के बारे में चिंता करने के बजाय मुझे लगता है कि मुख्य मुद्दा कमांडर लुसियस होगा। क्या होगा अगर वह जमीन देने से इनकार कर दे? आखिरकार आप और मैं जानते हैं कि वह उस कमीने राजकुमार को अपना बेटा मानता है। ब्रॉडी ने कहा, उसने हिम्मत की। वह बिना मालिक का एक कुत्ता है। अब जब वह कूड़ा राजकुमार मर चुका है तो उसे हमारे स्वामी को अस्वीकार करने का क्या अधिकार है? टीएस, क्या उसे लगता है कि उसकी 300 की छोटी सेना कभी भी लॉर्ड अली की सेना को हरा सकती है? टाइटस ने व्यंग्य किया, हे, बस ये सोचकर कि हम उस बूढ़े कुत्ते को कैसे मारेंगे मुझे खुशी होती है। क्या तुम सिर्फ इसलिए खुश नहीं हो क्योंकि तुम आखिरकार कमांडर लुसियस से अपना बदला ले पाओगे? टाइटस ने मजाकिया अंदाज में पूछा। हे, बेशक ये बदला लेने के लिए है। अकादमी में हमारे पहले साल के दौरान क्या आपको याद नहीं है कि जब बूढ़ा मूर्ख मुझे सिर्फ इसलिए निलंबित करना चाहता था क्योंकि मैंने एक किसान का सिर काट दिया था? बूढ़ा मूर्ख हमेशा बहुत सख्त था और कभी किसी के लिए नियम नहीं तोड़ता था। अब देखो वह खुद कहाँ पहुंच गया था। हे, मैं उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता जब वह देखेगा कि मैं कितना शक्तिशाली बन गया हूँ। कल निश्चित रूप से एक महान दिन होने वाला है। महाराज, हमारे यहाँ आगंतुक आए हैं। दरअसल लैंडन को पहले से ही पता था कि सिस्टम की चेतावनी के कारण आगंतुक आए हैं।
लेकिन चूंकि वहां केवल 2 आदमी थे, इसलिए उसे किस बात की चिंता थी। वह और संदेश देने वाला गार्ड एक लोडिंग ट्रक में सवार होकर शहर की दीवारों की ओर चले गए। जब ट्रक शहर की दीवारों से थोड़ी दूरी पर पार्क किया गया तो लैंडन बिना किसी जल्दबाजी के शहर की दीवार के एक खंभे पर गया और अपनी पोशाक बदल ली। वह लोगों को इन नए कपड़ों में कैसे देख सकता था? ये संदिग्ध होगा और लोगों को ये भी लग सकता है कि उसे यहाँ कोई कीमती खजाना मिल गया है। साम्राज्य में हर कोई जानता था कि लैंडन अभी गरीब है, तो वह ऐसे कपड़े कैसे खरीद सकता था, और उसने उन्हें कहाँ और किससे खरीदा था? लैंडन लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचना चाहता था, इसलिए उसने हमेशा ये सुनिश्चित किया था कि गेट पर काम करने वाले लोग ड्यूटी पर रहते समय उन पुराने घिसे पिटे कपड़ों को पहने। इसी तरह लैंडन ने शहर के गेट के आसपास सिर्फ ऐसी परिस्थितियों के लिए फटे पुराने कपड़े और कई घोड़े रखे थे। इस तरह अगर आगंतुक भी आते तो भी ऐसा लगता कि बेमार्ड एक गरीबी से त्रस्त जगह है। पुई, ये लोग बहुत भयानक हैं। फिलहाल टाइटस और ब्रॉडी बेमार्ड के गेट के बाहर गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें बेमार्ड में जाने से मना कर दिया गया था। इन निम्न श्रेणी के शूरवीरों की हिम्मत कैसे हुई कि वे उन्हें अपने स्वामी की भावी भूमि में जाने से रोक सकें? धिक्कार है। जब उन्होंने फटे पुराने कपड़ों में शूरवीरों को देखा तो वे खुद को रोक नहीं पाए और उनका उपहास किया। एक बार जब उनका स्वामी अपने मिशन से वापस आ जाएगा तो वह निश्चित रूप से उन्हें सीधा कर देगा। यही कारण है कि वे अपने स्वामी का अनुसरण करने के लिए इतने समझदार थे। ब्रॉडी, जरा देखो कि उनके कपड़े कितने गंदे हैं। हे, मुझे लगता है कि उन्होंने काफी समय से अच्छा खाना नहीं खाया है। टाइटस ने कहा, सच है, वे उन फटे पुराने कपड़ों में बर्बर लोगों की तरह दिखते हैं। अगर हम उन्हें पर्याप्त भोजन देने का वादा कर सकें तो मुझे यकीन है कि वे मिलकर उस कमीने राजकुमार को अकेले ही मार डालेंगे। आखिरकार उन्हें निश्चित रूप से उससे नफरत होगी, क्योंकि उसने उन्हें ऐसी मुश्किलों में डाल दिया। ब्रॉडी ने जवाब दिया, मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि वे भूखे दिखते हैं, फिर भी वे उस नीच राजकुमार और सेनापति लुसियस के प्रति वफादार लगते हैं। जब हमने लॉर्ड एली का नाम लिया तो उनके चेहरे पर इच्छा या उत्साह का कोई संकेत नहीं था। जिन शूरवीरों ने उन्हें रोका था वे सभी फटे पुराने कपड़े और जूते पहने हुए थे। अपने स्वामी का नाम लेने के बाद भी उन मूर्ख और निकम्मे शूरवीरों ने उनसे कृपा करने की कोशिश भी नहीं की। हालांकि ये शूरवीर उनके प्रति अनादरपूर्ण नहीं थे, लेकिन वे नाराज थे क्योंकि उन्होंने इन शूरवीरों से भीख मांगने और उनके साथ ऐसे व्यवहार करने की अपेक्षा की थी जैसे कि वे जरूरत के समय उन्हें बचाने आए हों। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ये भिखारी ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे कि उन्होंने गलत स्वामी को सेवा के लिए चुना हो। वास्तव में ये अज्ञानी मूर्खों का समूह है। क्या आपको लगता है कि उन्होंने कमांडर लुसियस की वजह से हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया? मेरे हिसाब से ये लोग शायद हमारे साथ शामिल होने के बजाय अपने नेता के साथ मरने को तैयार होंगे, इसलिए उन्हें भर्ती करना परेशानी भरा हो सकता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब हमने राजकुमार लैंडन को देखने का अनुरोध किया तो उन्होंने तुरंत ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह जीवित हो। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उसके यहाँ आने का इंतजार करना होगा। क्या वह वास्तव में जीवित है? अगर वह वास्तव में जीवित है तो हमें उस कमीने के साथ दोस्ताना व्यवहार करना होगा, ताकि पता लगाया जा सके कि वह कैसे बच गया और हमारे स्वामी को वापस रिपोर्ट करें। वह शायद मर चुका है। मुझे लगता है कि यह हमें बेमाद से दूर रखने के लिए एक डराने की रणनीति थी, मानो हम कभी उस डरपोक से डरेंगे। जब वे चर्चा कर रहे थे तो घोड़े पर सवार 4 आदमी उनकी ओर बढ़े। जैसे ही वे करीब आए, ब्रॉडी और टाइटस चौंक गए जब उन्होंने समूह के बीच लैंडन को देखा। अपनी चर्चाओं से वे पहले ही निष्कर्ष निकाल चुके थे कि लैंडन मर चुका है और यह सिर्फ डराने की एक चाल थी। इसलिए जब उन्होंने उसे देखा तो वे चौंक क्यों नहीं गए? क्या उसे मरना नहीं चाहिए था? ये किस तरह का जादू था? जब लैंडन राजधानी छोड़ रहा था तो हर कोई जानता था कि वह या तो बीमार है या उसे जहर दिया गया है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि लैंडन को नालाट विस्प से जहर दिया गया था। खैर, कोई नहीं, सिवाय प्रिंस एली के 12 मुख्य शूरवीर कैप्टन, उनके 2 कमांडरों और स्लीथेरिन कॉर्ड के। ब्रॉडी और टाइटस वास्तव में उसके ठीक होने के बारे में हैरान थे। आखिर उसने ऐसा कैसे किया? हालांकि लैंडन की उपस्थिति ने उन्हें बहुत आश्चर्यचकित किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे अब उसे महत्व देते थे या किसी भी तरह से उसका सम्मान करते थे। माना कि उसकी मौजूदगी से उनका मिशन और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या उनके दिमाग में उनके स्वामी को यह जमीन जरूर मिलेगी, चाहे वह कमीना मरा हो या नहीं? और हालांकि उन्होंने दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश की, फिर भी वे अपने गुस्से को पूरी तरह से दबा नहीं पाए या अपनी व्यंग्यात्मक टिप्पणियों को रोक नहीं पाए। उद्धरण चिन्ह हे निर्वासित राजकुमार लैंडन, या हमें कहना चाहिए किसान लैंडन, ऐसा लगता है कि शाही महल से बाहर बिताए गए इस पूरे समय में आप अपने मेहमानों का स्वागत करना भूल गए हैं। टाइटस ने अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करते हुए कहा। वह अभी भी इस तथ्य से उबर नहीं पाया था कि इस कचरे ने उन्हें इतने लंबे समय तक गेट के बाहर इंतजार करवाया था। लैंडन और लिसियस के साथ आए 2 अन्य शूरवीर पहले से ही इतने गुस्से में थे कि उनके चेहरे लाल होने लगे। क्या बदतमीजी है! इन आगंतुकों ने अपने राजा से बिल्कुल भी सम्मानपूर्वक बात नहीं की। क्या उन्होंने वास्तव में सोचा था कि राजकुमार एली या उसका जो भी नाम था वह उनके राजा के सिर पर एक बाल के बराबर भी हो सकता है?
लैंडन का सिर्फ एक शब्द और वे दो शूरवीर शायद ब्रोड और टाइटस से मौत तक लड़ते। जहां तक लैंडन और लुसियस का सवाल है, वे अपेक्षाकृत शांत थे। वे इन आगंतुकों को कैसे नहीं पहचान सकते थे। जब लैंडन अभी 11 साल का था, एली की उम्र अभी 15 साल ही हुई थी और उसे अपनी निजी सेना तैयार करने के लिए दी गई थी। लैंडन को याद था कि जब भी वह महल में एली के पास से गुजरता था तो ये शूरवीर उसे कैसे ठोकर मार देते थे। लुसियस के लिए वह अपने इन कुख्यात छात्रों को कैसे याद नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि वे अभी भी वैसे ही थे जैसे वे बचपन में थे। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप देखिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं समय पर नहीं आ सका। आप लोगों को इंतजार करवाने के लिए मुझे बहुत खेद है, लैंडन ने मुस्कुराते हुए कहा। टाइटस और ब्रॉडी की आंखें चमक उठीं। ये पता लगाने का सही समय था कि इस कमीने ने खुद को उस घातक जहर से कैसे बचाया। चूंकि तुम कहते हो कि यह तुम्हारे बीमार शरीर की वजह से हुआ, तो हम उदार लोग इस बात पर तुमसे कोई शिकायत नहीं रखेंगे। लेकिन अगर मुझे सही से याद है तो राजधानी छोड़ते समय तुम्हारा रूप भयानक था। क्या तब भी वह बीमारी थी? ब्रॉडी ने उत्सुकता से पूछा। लैंडन ने उनकी तरफ देखा और आसानी से समझ गया कि वे क्या जानना चाहते थे। सिर्फ इस तथ्य से कि वे इस जमीन के लिए आए थे, साथ ही इस तथ्य से कि उन्होंने ये सवाल पूछा था, लैंडन को एहसास हुआ कि इस शरीर के मूल मालिक की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार अपराधी था। एली, क्या ये था? तो तुम ही कारण हो कि मैं बेमार्ट के रास्ते में इतनी असहनीय पीड़ा में जाग उठा। हे, मैं बस यही प्रार्थना कर सकता हूं कि तुम उस युद्ध के लिए तैयार हो जो तुम्हारे सामने आने वाला है भाई। लैंडन मुस्कुराया। ठीक है, जब मैं राजधानी से बाहर निकला तो मुझे जहर दिया गया था, और जब मैं बेमार्ट पहुंचा तो रानी माँ किम ने मुझे ठीक करने के लिए मॉर्गनी महाद्वीप से एक मरहम लगाने वाले को आमंत्रित करने के लिए अपने सभी सिक्के खर्च कर दिए। माँ ने सुना था कि मरहम लगाने वाला योदान साम्राज्य में रह रहा था, इसलिए उसने उसे मेरा इलाज करने के लिए आमंत्रित किया, लैंडन ने जवाब दिया। जब उन्होंने लैंडन की व्याख्या सुनी तो ब्रॉडी और टाइटस ने सिर हिलाना शुरू कर दिया। ये संभव लग रहा था क्योंकि पाइनो महाद्वीप में इसका कोई ज्ञात इलाज नहीं था। केवल किसी दूसरे महाद्वीप के व्यक्ति के पास ही इसका इलाज हो सकता था। और लैंडन ने जो कहा था उससे ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति पाइनो महाद्वीप में घूमने आया था। ये संभावना थी कि वह व्यक्ति अब आसपास नहीं होगा। आखिरकार उस कमीने को जहर दिए जाने के बाद से बहुत समय बीत चुका था। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि वे अपने स्वामी को ये खबर अब दे रहे थे। ऐसे ईश्वरीय मरहम लगाने वाले वास्तव में मिलना मुश्किल था, और अगर उनके स्वामी के पास ऐसा कोई उपचारक होता तो वे भविष्य में और भी अधिक शक्तिशाली बन जाते। जब दोनों पुरुषों को लैंडन से अपना उत्तर मिल गया तो उनका समग्र व्यवहार मित्रतापूर्ण से उग्र में बदल गया। उन्हें एक हारे हुए व्यक्ति के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार क्यों जारी रखना चाहिए? हम आप जैसे बेकार लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं करेंगे। हमारे स्वामी क्राउन प्रिंस एली ने मांग की है कि आप और लोग तुरंत इस भूमि को छोड़ दें। क्या आप छोड़ने जा रहे हैं या नहीं? ध्यान रखें कि स्वामी एली की आज्ञा का उल्लंघन करने के परिणाम अर्काडिना के भावी राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने के बराबर हैं। लैंडन को लगा कि उसका ये भाई पूरी तरह से एक विदूषक है। उसे बेमार्ट को सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि अर्काडिना के भावी राजा ने उसे आदेश दिया था। अगर वह आदमी पहले से ही राजा था तो लैंडन समझ सकता था कि ऐसा अधिकार कहां से आया है। लेकिन पिछली बार जब उसने जांच की तो उसका ये भाई अभी भी एक राजकुमार था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। भविष्य हमेशा अनिश्चित रहने वाला था, इसलिए लैंडन किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं सुन सकता था जो भविष्य का राजा होने का दावा करता हो। जब वे आखिरकार सिंहासन लेने में सफल हो गए तो उनके पास उससे बात करने की योग्यता होगी। वह बेमार्ट का वर्तमान राजा था, इसलिए उसे भावी राजा बनने वाले किसी व्यक्ति के आदेशों को क्यों सुनना चाहिए? बहाहा, उसका ये भाई निश्चित रूप से एक विदूषक था। अगर यह पुराना लैंडन होता तो शायद इस विदूषक की योजनाएं सफल हो जातीं। लेकिन चूंकि अब वह नियंत्रण में था, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि वह एली की इच्छा के आगे झुकता। क्या तुम बहरे हो? क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने अभी क्या कहा? ब्रॉडी गुस्से से चिल्लाया। टाइटस और ब्रॉडी दोनों को उम्मीद थी कि एली के नाम के उल्लेख पर लैंडन डर जाएगा, या यहाँ तक कि अपने स्वामी के दयालु इरादों को जल्दी से स्वीकार कर लेगा। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ। कमीने ने उन्हें उदासीनता से देखना जारी रखा। हे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि यहाँ रहने के दौरान आखिरकार तुम्हारी रीढ़ की हड्डी विकसित हो गई है। लेकिन तो क्या तुम्हें सभी लोगों में से यह पता होना चाहिए कि हमारे स्वामी कैसे होते हैं जब वे क्रोधित होते हैं? क्या तुम सच में अपनी माँ की मृत्यु अपने हाथों चाहते हो? तुम्हारे पास और क्या विकल्प है? मेरा सुझाव है कि तुम जल्दी करो और कृपया इसे छोड़ दो। टाइटस गुस्से से चिल्लाया। वह समझ नहीं पाया कि इस छोटे बदमाश को उसकी ओर इस तरह देखने की हिम्मत कैसे हुई। लैंडन ने उन्हें देखा जैसे वे चिड़ियाघर में उछल कूद कर रहे बंदर हों। मेरा जवाब है नहीं, मैं और मेरे लोग इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। बेमार्ट के नए राजा के रूप में ये लोग मेरे लोग हैं। ये भूमि हमारा घर और हमारा नया राज्य है। ये भूमि अर्काडिना का हिस्सा नहीं है, इसलिए आप सभी को मुझसे अर्काडिना के भावी राजा के आदेशों का पालन करने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही मुझे और मेरे 300 शूरवीरों को आप सभी से मरते दम तक लड़ना पड़े तो भी ऐसा ही हो। मैं और मेरे लोग अपने भाई के लिए बेमार्ट क्यों छोड़ें?
लैंडन ने व्यंग्यात्मक रूप से पूछा। दोनों लोग आखिरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि लैंडन का दिमाग खराब है। सिर्फ 300 आदमियों के साथ वह उनके स्वामी से लड़ना चाहता था। क्या तुमने सुना नहीं कि हमने अभी क्या कहा? अगर तुम सहमत नहीं हुए तो हमारे स्वामी तुम्हारी मां से निपट लेंगे। ब्रॉडी चिल्लाया। मुझे पता है। इस बिंदु पर लैंडन भी वास्तव में नाराज था। ऐसा क्यों था कि जो भी उसे धमकाने या उससे बातचीत करने आता था वह उसकी मां को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करता था। क्या वे वाकई सोचते थे कि वह खुद नहीं जानता था कि उसकी मां उसकी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक थी? ये वाकई परेशान करने वाला था कि हर कोई उसके साथ बातचीत के लिए उस लाइन का इस्तेमाल कर रहा था। ब्रॉडी और टाइटस हैरान रह गए। क्या ऐसा हो सकता है कि इस कमीने ने वाकई उसका दिल इतना मजबूत कर लिया था कि अब उसे अपनी वेश्या मां की परवाह नहीं रही? असंभव। टाइटस ने कमांडर लुसियस की तरफ देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। कमांडर लुसियस, हमारे स्वामी ने कहा था कि यदि आप उनका ईमानदारी से पालन करेंगे तो वे इस कमीने की मां को छोड़ देंगे। साथ ही उन सभी बेचारे सैनिकों को भी ले लेंगे जिन्हें इस कमीने का यहां अनुसरण करना पड़ा। मेरे स्वामी ने बेमार्ट के सभी 300 शूरवीरों को अच्छी दौलत और औरतें देने का भी वादा किया है। अपनी वफादारी साबित करने के लिए मेरे स्वामी आप सभी से बस एक चीज मांगते हैं। यदि आप में से कोई भी इस कमीने को मार सकता है या दूर भेज सकता है तो आप सभी हमारे स्वामी क्राउन प्रिंस एली अर्काडिना के भावी राजा के अधीन शूरवीर बन जाएंगे। टाइटस ने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। वह जानता था कि यह मिशन निश्चित रूप से सफल होने वाला था। केवल एक पागल व्यक्ति ही इस तरह के प्रस्ताव को ठुकरा सकता है। एक वीर और शक्तिशाली राजकुमार के बजाय एक हारे हुए राजकुमार को कौन चुनेगा जिसके पास कोई शक्ति नहीं है? जैसे ही कमांडर लुसियस और 2 अन्य शूरवीर अपनी तलवारें लेने गए, ब्रॉडी और टाइटस ने लैंडन पर व्यंग्य किया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वे तलवारें शायद अब उस कमीने को मार डालेंगी। हे, मिशन पूरा हुआ, उन्होंने सोचा, लेकिन जाहिर है वे गलत थे। गोफन, तलवारें खींची गईं, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी तलवारें उनकी ओर तान दी गईं। क्या ये शूरवीर इतने मूर्ख थे कि उन्हें अभी भी अपना संदेश नहीं मिला? लैंडन ने भ्रमित आगंतुकों को देखा और मुस्कुराया। मैं इसे फिर से कहूंगा, मैं और मेरे लोग बेमार्ट को नहीं छोड़ेंगे, न अभी न कभी। मैंने सोचा था कि शूरवीर कप्तानों के रूप में आप दोनों मेरे भाई द्वारा भेजे गए सबसे चतुर लोगों में से होंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से आपके दिमाग को आपके उन बड़े सिरों ने कुचल दिया है। अगर तुम दोनों को पाइरॉन भाषा की थोड़ी भी समझ होती तो तुम समझ जाते कि मेरे लोग में मेरे शूरवीर भी शामिल हैं। तो तुम उनसे मुझे मारने के लिए कह रहे हो, उनके लिए यह असंभव काम है। और जब से मैंने अपना जवाब दे दिया है, अच्छे कुत्तों की तरह, क्या तुम सबको जल्दी से वापस नहीं लौटना चाहिए और अपने मालिक के सामने अपनी दुम नहीं हिलानी चाहिए? ब्रॉडी और टाइटस ने तुरंत गुस्से से अपनी तलवारें निकाल लीं। इस कमीने ने उनका अपमान करने की हिम्मत कैसे की? अच्छा, हमारी आखिरी मुलाकात को बहुत समय हो गया है और मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी जबान भी तीखी हो गई है। चूंकि तुम ये जानने से इनकार करते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो हम अभी चले जाते हैं। लेकिन जब हम वापस लौटेंगे तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम अपने उन शब्दों की कीमत चुकाओगे। हमारा भगवान तुम्हें जाने नहीं देगा। टाइटस ने धीरे से अपनी तलवार म्यान में डालते हुए कहा। बिना किसी बैकअप के दुश्मन के इलाके में लड़ने का कोई मतलब नहीं था। वे पूरी तरह से कम संख्या में थे और जाहिर है कि अगर वे इस कमीने को बहुत ज्यादा नाराज कर देते तो वे मर जाते। चूंकि उनका मिशन सफल नहीं हुआ, इसलिए उनके लिए बेहतर होगा कि वे जुनगो शहर में अपने भगवान से मिलें और उस कमीने के खिलाफ अपनी शिकायतें बताएं जिसने खुद को बेमार्ट का राजा कहने की हिम्मत की। हम जाएंगे, लेकिन जब आपको लगे कि बहुत देर हो चुकी है तो हमसे माफी मत मांगना, ब्रॉडी ने व्यंग्य करते हुए कहा। रुको, लैंडन चिल्लाया, क्या इसका पछतावा हो रहा है? तो आखिरकार आपको पता चल गया कि आपके लिए क्या अच्छा है। अच्छा, बहुत देर हो चुकी है। अगली बार जब हम वापस आएंगे तो हम तुम्हें और उस वेश्या को मार देंगे। पिचू, ब्रॉडी के वाक्य पूरा होने से पहले ही लैंडन ने उसके जबड़े पर जोरदार मुक्का मारा था। लैंडन वाकई बहुत गुस्से में था। ब्रॉडी के वाक्य पूरा होने से पहले ही उसे पता चल गया था कि जिस वेश्या के बारे में वे बात कर रहे थे वह उसकी प्यारी माँ थी। अगली बार जब कोई उसकी माँ के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत करेगा तो वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति का सिर कई टुकड़ों में काट देगा। ब्रॉडी चिल्लाया, अपने कांपते होठों के कोनों से बहते खून को पोंछते हुए। तुमने एक नौकरानी की वजह से मेरे साथी को मारने की हिम्मत की। टाइटस ने गुस्से में कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लैंडन अपनी उस घटिया माँ की वजह से क्राउन प्रिंस एली के आदमियों को मारेगा। कितना बेतुका। ब्रॉडी ने अपने मुंह में खून थूक दिया और लैंडन को ठंडे अंदाज में देखा। कौन नहीं जानता कि तुम्हारी माँ अपनी जांघों का इस्तेमाल करके रैंक में ऊपर चढ़ी थी। वह एक आम, गंदी, नीच औरत है। इस बार हालांकि ब्रॉडी तैयार था, फिर भी उसे झटका लगा कि वह हार गया था। एक कमजोर से लैंडन उसके पास दौड़ा और उसके चेहरे पर फिर से मुक्का मारना शुरू कर दिया। बूम! ब्रॉडी ने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर हमले को रोक दिया। लेकिन इससे पहले कि वह कमीने के अगले हमले के लिए खुद को तैयार कर पाता, ब्रॉडी ने पाया कि खुद दर्द में फर्श पर पड़ा हुआ था। अभी क्या हुआ? लैंडन ने ब्रॉडी के पलटवार की भविष्यवाणी की थी।
इसलिए ब्रॉडी के चेहरे पर मुक्का मारने के तुरंत बाद लैंडन फर्श पर गिर गया और ब्रॉडी को गिराने के लिए अपने दाहिने पैर का इस्तेमाल किया। ओह आह, ब्रॉडी ने अपना दाहिना पैर पकड़ते हुए चिल्लाया। अगर आंखें मार सकती तो शायद लैंडन अब तक मर चुका होता। ब्रॉडी इस तथ्य को कैसे स्वीकार कर सकता था कि वह इस मादरचोद से हार गया? नहीं, असंभव, उसने धोखा दिया होगा। यही एकमात्र स्पष्टीकरण था। इतना छोटा शरीर उसके जैसे विशालकाय को कैसे गिरा सकता है? कौन इस पर विश्वास करेगा? तुम छोटे कीड़े, मैं तुम्हें इसके लिए पकड़ लूंगा। मैं अपने पूर्वजों की कसम खाता हूं कि तुम मेरी तलवार से मरोगे। ब्रॉडी पागलों की तरह चिल्लाया। और मैं अपने पूर्वजों की कसम खाता हूं कि अगर तुमने फिर कभी मेरी माँ के बारे में बुरा कहा तो मैं तुम्हारी आंखें निकालकर पक्षियों को खिला दूंगा। ये तुम दोनों के लिए एक सबक है, और तुम्हारे मालिक मेरे भाई के लिए भी। अगली बार जब तुम सब मुझे, मेरी माँ या मेरे लोगों को धमकाने आओगे तो खून बहेगा। अब मेरे राज्य से निकल जाओ। दोनों लोग जानते थे कि और लड़ाई करने से वे मारे जाएंगे, इसलिए उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। ब्रॉडी लंगड़ाते हुए अपने घोड़े की ओर बढ़ा और टाइटस ने उसे शांत होने में मदद की। वे दोनों अपने स्वामी से जल्दी मिलने और इस कमीने के पतन की योजना बनाने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। बस तुम रुको, उन्होंने सोचा। जब लैंडन ने उनके पीछे हटे हुए लोगों को देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मेरे प्यारे प्यारे भाई, तुमने मेरे और इस शरीर के मूल मालिक के साथ जो कुछ भी किया है, मैं तुम्हें उसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा। चूंकि तुम ये जमीन चाहते हो तो और इसे ले लो। मैं तुम्हारे हमले का धैर्यपूर्वक इंतजार करूंगा। अगर तुम युद्ध चाहते हो तो ये युद्ध तुम्हें मिलेगा। क्या तुम्हें लगता है कि उन दो मूर्खों ने हमारे प्रदर्शन को खरीद लिया? लैंडन ने पूछा। उत्तर देने से पहले लूसियस ने कुछ देर सोचा। हालांकि हमने कुछ गलतियां की, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे काम पर यकीन कर लिया। वाकई बेहतर होगा कि वे मान लें कि हमने गुस्से के कारण राजकुमार एली के खिलाफ जाने का फैसला किया। हालांकि मैं उनकी हड्डियां पीसने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन ये सबसे अच्छा था। वे शायद सोचेंगे कि मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि उन्होंने मुझसे बदतमीजी से पूछा था और मेरी माँ का अपमान भी किया था। अब हम उसके पैर में छुरा घोंप सकते थे। आखिरकार हम अभी अपने भाई के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये दिखाना सबसे अच्छा होगा कि हम वास्तव में उससे डरते थे, इसलिए मैंने उन्हें मारने की जहमत नहीं उठाई। हमें और समय चाहिए। जब लैंडन लूसियस के साथ साथ चल रहा था तो उन्होंने उन बदमाशों से निपटने के दौरान अपने प्रदर्शन की समीक्षा शुरू कर दी। जब लैंडन ने पहली बार सुना कि उसके भाई के आदमी आए हैं तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह उन्हें नहीं मार सकता, जैसा उसने सिटी लॉर्ड शैनन के साथ किया था। उसका भाई कौन था? वह सभी लोगों में से जानता था कि एली कितना होशियार था। जब एली 15 साल का हुआ तो वह सिर्फ 11 साल का था, लेकिन उसने पहले ही सुन लिया था कि एली ने टैरिक के साम्राज्य से कई हत्या के प्रयासों के साथ साथ कुछ रईसों से कैसे निपटा था जिन्होंने गुप्त रूप से एलेक बान का विरोध किया था। हालांकि इस तरह की जानकारी निजी थी, लेकिन महल की दीवारों के कान जरूर थे। इसलिए लैंडन ने महल में रहने के दौरान इसके बारे में गुप्त रूप से सुना था। और जैसे जैसे साल बीतते गए, महल के भीतर एली के जीवन के बारे में और भी अजीब कहानियां सामने आईं। अपने भाई के अब तक जीवित रहने का मतलब था कि उसके पास उसके लिए काम करने वाले कई सक्षम और तेज सोच वाले अधीनस्थ थे। और हालांकि एली के पास अपनी निजी सेना थी, लेकिन लैंडन आसानी से बता सकते हैं कि उसके लिए काम करने वाले सभी लोगों जैसे स्लीथेरिन कॉर्ड के पास भी अपनी सेनाएं थीं। इसका मतलब ये होगा कि अगर एली उसके साथ गंभीर हो जाता तो उसकी सारी सेनाएं एक साथ बेमार पर हमला कर सकती थीं। इससे ये भी पता चलता है कि एली का अच्छा संपर्क था और उसके साम्राज्य में कई जासूस थे। इसलिए लैंडन को यकीन था कि अगर उसने ब्रॉडी और टाइटस को मार दिया होता तो एली कुछ ही समय में उसका पता लगा लेता। सबसे पहले यह मान लेना सुरक्षित था कि उन दो बेवकूफ़ों ने शायद रिवरडेल शहर में रात बिताई होगी। तो लैंडन को कैसे यकीन था कि वे वहां किसी से नहीं मिले, या यहां तक कि अपने आगमन के बारे में बात करने के लिए एली को कोई संदेश भी नहीं भेजा। इस तथ्य की तो बात ही छोड़िए कि वे शायद किसी के घर या सराय में सोए थे। अगर कोई यह पुष्टि कर सकता कि उसने उन दो को रिवरडेल शहर में देखा था तो एली को तुरंत पता चल जाएगा कि वह उनकी मौत के लिए जिम्मेदार है। पूरे अर्काडिना में एली के लोगों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करता था जब तक कि उनके नाम और परिवारों के लिए मृत्यु वारंट ना हो। भले ही सिटी लॉर्ड शैनन अभी भी जीवित होते, लेकिन वे इन दोनों पर खुलेआम हमला करने की हिम्मत नहीं करते। बेशक एली के अधीन सभी लोगों को जानना हर किसी के लिए असंभव था। इसलिए एली ने उन्हें 2 स्वर्ण शिखाएं दी थीं ताकि जब भी वे मिशन पर जाते तो उनकी पहचान के सत्यापन के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सके। अगर वे उन शिखाओं को दिखाते और फिर भी कोई उनके लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करता तो एली निश्चित रूप से उस व्यक्ति की पूरी पीढ़ी को नष्ट कर देता। इन सभी कारणों से एली कैसे विश्वास कर सकता था कि उसके शूरवीर कैप्टन ऐसे ही गायब हो गए थे? लैंडन जानता था कि उसका भाई होशियार था और उसे बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं था। इस कारण ब्रॉडी और टाइटस को संभालते समय वह शुरू में बहुत विनम्र था, ताकि उन्हें लगे कि वह अभी भी अपने भाई से डरता है। अगर लैंडन ने उनमें से किसी को भी मार दिया होता या गंभीर रूप से घायल कर दिया होता तो एली का ध्यान और भी अधिक आकर्षित होता।
उसका भाई सोचने लगता कि क्या बेमार्ड में कोई मालिक या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद है जिसने उसे एली के किसी आदमी को मारने या छूने की हिम्मत दी है। और उस समय उसका भाई निश्चित रूप से उसे गंभीरता से लेगा और अपने सभी अधीनस्थों के साथ बेमार्ड आएगा। ये वही था जिससे लैंडन बचने की कोशिश कर रहा था। अगर उसका भाई उसे कम आंकना बंद कर दे तो क्या वह नुकसान में नहीं होगा? जब वह अभी इतना शक्तिशाली नहीं था तो इतनी सख्ती से पेश आने का क्या मतलब था? बेमार्ड अभी एली के हमले के लिए तैयार नहीं था। लैंडन को इस लड़ाई को लड़ने से पहले अभी और तोपखाना और मिलिशिया की जरूरत थी। इसलिए सभी के लिए ये सोचना बेहतर था कि वह अभी भी कमजोर, भूखा और असहाय है। वास्तव में अगर वे ये भी सोचते हैं कि वह मर चुका है तो ये भी सबसे अच्छा होगा। अगर हर आगंतुक को मारा जा सकता है तो वह गार्ड को उन चित्रों को कपड़े के रूप में पहनने देने के लिए अपने रास्ते से क्यों हटेगा? वह ऐसी छवि को लगातार चित्रित करने की अनुमति क्यों देगा? अगर एलिक बान ने भी अपने लोगों को यहाँ भेजा होता तो क्या उसे उन लोगों को भी मारना पड़ता? अगर बेमार्ड को भेजे गए सभी लोग रास्ते में ही मर जाते तो क्या ये बहुत संदिग्ध नहीं लगता? अलग अलग दुश्मनों के लिए अलग अलग तरीकों की आवश्यकता होती है और हर रणनीति में हत्या शामिल नहीं होती। इसके अलावा सैनिकों ने ब्रॉडी और टाइटस को बताया था कि उन्हें बेमार्ड में जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उन्हें डर था कि उनके भोजन का राशन कम हो जाएगा। इस बहाने से उसका भाई अभी भी मान लेगा कि जमीन पूरी तरह से बंजर है और ऐसी जगहों पर किसी के लिए बर्बर बनना मुश्किल नहीं था। इसलिए एली को भी लगेगा कि लैंडन को खाना खाने और जिंदा रहने के लिए लड़ना सीखने के लिए मजबूर किया गया था। इसलिए इन सभी कारणों से एली को यह अजीब नहीं लगेगा कि लैंडन ने ब्रॉडी से बर्बर की तरह लड़ाई की और ब्रॉडी द्वारा उसकी मां का अपमान करने पर उसके पैर में खंजर भोंक दिया। अच्छी बात यह थी कि उस दृष्टिकोण से लैंडन ने अभी भी एली को दिखाया था कि उसका स्वभाव अभी भी नर्म है और उसकी मां अभी भी उसकी कमजोरी है। इसलिए उसके भाई के दिमाग में यह देखा जा सकता था कि क्योंकि लैंडन ने केवल ब्रॉडी के पैर को घायल किया था, या तो वह ब्रॉडी को मारने के लिए बहुत कमजोर था, एली के क्रोध से बहुत डरता था या बहुत दयालु था। ये सभी गुण एली को लैंडन के प्रति अपनी सतर्कता कम करने पर मजबूर कर देंगे। और चूंकि लैंडन ने कहा था कि वह 300 शूरवीरों के साथ मौत तक लड़ेगा, ये कहना अभी भी सुरक्षित था कि एली टाइटस या ब्रॉडी को नियुक्त करेगा जो बेमार्ड की ओर लगभग 1000 से 2000 शूरवीरों का नेतृत्व करेगा। इस पहली लड़ाई के लिए एली शायद अनुपस्थित होगा क्योंकि यह उसके समय की बर्बादी होगी। आखिरकार वह क्राउन प्रिंस होने का मतलब था कि उसके पास निश्चित रूप से अन्य शक्तिशाली दुश्मन भी थे जिनसे निपटना था। इस स्थिति में 2000 के खिलाफ 300 पहले से ही बहुत ज्यादा थे। तो वह लैंडन से निपटने के लिए अपने सभी लोगों का उपयोग कैसे कर सकता था? लैंडन को अभी जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वह बेमार्ड के विकास के लिए और समय खरीदना था। साथ ही एक बीमार, कमजोर और असहाय राजकुमार के रूप में अपनी छवि को बनाए रखना था। कभी कभी सबसे अच्छी सैन्य रणनीति आगे बढ़ने से पहले पीछे हटना था। केवल इस तरह से वह सभी की रक्षा करना जारी रख सकता था, साथ ही खुद की भी। योजक चिन्ह। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।